सो हाई एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग की साइंस 2 की प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी और उतनी ही जबरदस्त तरीके से मैं आपके लिए हार्डवर्क कर रहा हूँ। लगातार आपके लिए वीडियोस जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होते हैं उन सभी वीडियोस को लगातार डाल रहा हूँ इस चैनल के ऊपर, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे लगा के फटाफट से देख के अपना सेल्फ स्टडी करके बहुत अच्छे से एग्जाम में मार्क्स लेकर आ सके। ठीक है, तो आखिरी का तीसरा पड़ाव, ठीक है, सेकंड थर्ड लास्ट पड़ाव हमारा साइंस 2 भी देखते देखते खत्म हो जाएगा। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, ये 10वीं आपके लाइफ से चला जाएगा। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यार ये आपके लिए इतना हार्डवर्क किया है, बल्कि सिर्फ इस साल नहीं पूरा साल भर तो आपको पढ़ाया ही है हमने, पूरा सिलेबस पढ़ा के रखा है, एक नहीं बल्कि दो बार पढ़ाया हुआ है हमने। ठीक है, छोटा सा व्हाइट बोर्ड था, जर्नी की शुरुआत की थी हमारी लॉकडाउन के टाइम पे, तब से पढ़ा रहा हूँ और जब डिजिटल बोर्ड आया तब से तभी भी आपको वापस से दोबारा सब कुछ, पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, पूरा सोशल स्टडीज़ को भी मैंने पढ़ा के रखा हुआ है। तो इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया है। बस एक रिक्वेस्ट एक बड़े भाई के होने के नाते मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जैसे ही 10वीं खत्म हो जाएगा ना यार, भूल मत जाना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, फिर याद भी नहीं करते। ठीक है, पर थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार अपने राहुल भैया को मत भूलो, अपने राहुल दादा मनता तुम्हें मला, ठीक है, मत भूलो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तरीके से इमोशनल कनेक्शन फील करता हूँ मैं। बट यही है, आपसे बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सके हमसे जुड़े रहना। हाँ, 10वीं के बाद भी अगर आप 11वीं 12वीं पढ़ना चाहते हो, साइंस स्ट्रीम लेके, कॉमर्स स्ट्रीम लेके पढ़ना चाहते हो, तो हमारा एक और चैनल है JR कॉलेज नाम का, तो वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से ही रख लो, ताकि 11th 12th की पढ़ाई वहाँ से करो। और वैकेशंस में अगर आपका श्योर है कि आपको साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, तो हमारे सारे चैप्टर्स प्रेजेंट है 11th स्टैंडर्ड के भी, तो आप वैकेशन में भी अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही करना, अपने राहुल भैया को मत भूलना, बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। चलिए, बाकी बातें होती रहेगी। शुरुआत करते हैं साइंस 2 का आज एक और बेहतरीन वीडियो, जो कि होने वाला है ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता ही है हमारे पूरे साइंस 2 में लगभग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक्टिविटी बेस के ऊपर पूछते हैं। मतलब आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज दिया जाता है, फ्लो चार्ट दिया जाता है, डायग्राम्स दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस दिए होते हैं, कंप्लीट द चार्ट टाइप के दिए होते हैं। ये सबको मैं एक्टिविटी बेस के कंसीडर में करता हूं और उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चंस, ये जो वीडियो, इस क्वेश्चंस इस वीडियो के फॉर्म में जो मैं आपको दे रहा हूं, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में से लिए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस भी है। तो जरूर से इस वीडियो को अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो तो 1.5 की स्पीड लगाओ और फटाफट से देख के अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो 3000 लाइक है। मुझे पता है आप सभी लोग 3000 लाइक को तो यूं कंप्लीट करवा दोगे, ऐसे ही कंप्लीट करा दोगे, है कि नहीं बच्चा? पता है, तो आपके राहुल सर के लिए तो आप इतना ही करोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अगेन जैसे मैंने बोला कि कुल मिला के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो 10 मार्क्स के हिसाब से पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन 2B में एक क्वेश्चन तो आपको एक्टिविटी के ऊपर मिलता है, तो 2 मार्क्स का वो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अगर हम बात करें क्वेश्चन 3 में भी देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपको एक्टिविटी बेस्ड के क्वेश्चन दिखने मिलते हैं और क्वेश्चन 4 जो बड़े वाले 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी एक क्वेश्चन तो एक्टिविटी के ऊपर पूछे जाते हैं। यानी कुल मिला के मिनिमम 10 मार्क्स का तो क्वेश्चन पूछता ही है, पर मैक्सिमम में 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अगर मैं पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊं तो यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक आपको फ्लो चार्ट टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, 2 मार्क्स यहाँ बन जाएंगे आपके। यहाँ पे क्वेश्चन है, बस डायग्राम को पहचानना है, क्या है विंडमिल है और विंडमिल कैसे काम करता है वो लिखना है, उसके ऊपर 1-2 सवाल पूछे हुए। अगेन एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है आपको, देखो, फिर अगेन यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या बोलते हैं, पैसेज दिया हुआ है आपको, पैसेज में से आंसर ढूंढना है। यहाँ पे अगेन एक फ्लो चार्ट, मतलब कितने सारे फ्लो चार्ट और एक्टिविटी बेस्ड के क्वेश्चन आपको मिलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। तो शुरू हो जाओ, तैयार होता हूं, आप सभी लोग तैयार हो जाना, कुर्सी की पेटी टाइटली बांध लेना और लगते हैं काम पे। यानी जितने भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के कैटेगरी के, 3 मार्क्स के कैटेगरी, 5 मार्क्स के कैटेगरी के, सभी टाइप के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ के कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगेन मैं बोलना चाहता हूं, कोई भी चैप्टर में दिक्कत है, आप हमारे सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, आप उसको 2x स्पीड पे देख के अपना समय को बचा सकते हो और कंसेप्ट को भी रीगेन कर सकते हो। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लेना यार, वहां पे बहुत सारी चीजें डालता रहता हूं, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी भी है। सारे क्वेश्चंस के ऊपर नजर डालना। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया था, इसमें आपको ये लिख के दिया था और यहाँ पे खाली बॉक्सेस थे। मैंने आंसर लिख कर लाया हूं ताकि मैं आपका समय बचा सकूं, क्योंकि मैं आंसर खुद लिखाऊंगा यहाँ पे तो टाइम ज्यादा लिखने में जाएगा। तो लिखने का काम मैंने पहले ही कर लिया। रात भर हम जागते रहते हैं और आपके लिए सब PPTs और सब व्हाइट बोर्ड के फाइल्स रेडी करते हैं ताकि अगले दिन आपके लिए फटाफट वीडियो बनाया जाए। ठीक है, बस यही मैं पिछले 1 महीने से तो यही काम कर रहा हूँ। रात रात भर हम रुक रहे हैं, घर पे नहीं जा रहा हूँ। मेरे घर वाले बहुत चिल्लाते हैं मुझे, यार कितना काम करेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। 10
कि आपको अच्छे मार्क्स में दिला सकूं, क्योंकि मुझे पता है 17 मार्च तक तो ये वीडियो देखने के बाद आप 17 मार्च के बाद तो आराम ही करने वाले हो, तो आपको आराम मिलेगा तो कहीं ना कहीं मुझे भी आराम मिलेगा ही बच्चा। बट फिर भी हम 9वीं 8वीं और 7वीं के लिए भी लगातार मेहनत करते हैं। आपको पता है JR ट्यूटोरियल सिर्फ 10वीं के लिए नहीं है, 6, 7, 8, 9, 10th के लिए भी है और 11, 12 के सारे कंटेंट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, भले ही हमने चैनल JR कॉलेज सेपरेट कर रखा है 11वीं और 12वीं के लिए, लेकिन फिर भी हमने ये सब चीजें आपको प्रोवाइड की इस चैनल के माध्यम से। चलिए अब एकदम फास्ट जाते हैं, आप लोग फटाफट देखना। तो क्वेश्चन पूछता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल, 9th चैप्टर याद करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला, ठीक है, मेंटल हेल्थ वाला। तो कौन सा ऐसा चीज है जो आपको सोशल हेल्थ अफेक्ट करता है? तो सबसे पहला है एजुकेशन। तो एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब ये क्वेश्चन ना डायरेक्टली भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि जैसा दिया है फ्लो चार्ट में वैसा ही पूछा जाए, डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ। तो आपको याद रखना है, कम से कम 4 से 5 याद रख लेना। आपका जो इस चैप्टर का पहला ही पेज है, मतलब ये जो चैप्टर नंबर 9 है ना, उसका अगर आप देखोगे तो पहला पेज जो इस चैप्टर का रहेगा उसमें ही पूरा एक कॉलम दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे फैक्टर है, कम से कम 10-12 फैक्टर दिए, एटलीस्ट 5-6 फैक्टर्स याद कर लेना। तो यहाँ पे 4 बता देता हूँ। एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे सोशल हेल्थ फर्क पड़ता है। वाटर सप्लाई, पानी की कमी, पानी हो गया, ये सब सोशल हेल्थ में आ जाता है। प्लेग्राउंड्स हो गया, गार्डन्स हो गया, ये सब आपके सोशल हेल्थ में आ जाता है। सोसाइटी हो गया, ये भी सोशल हेल्थ में आ जाता है। ये फैक्टर्स है। तो ये कुछ चीजें हैं जो याद रख लेना आपको। अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, हॉबीज हेल्पफुल टू ओवरकम स्ट्रेस, मतलब ऐसा भी आता है। देखो मतलब कहने का मतलब क्या, देख के क्या पता चला कि जो स्ट्रेस वाला चैप्टर है उसमें से जो ये क्वेश्चंस है एक्टिविटी बेस्ड वाले क्वेश्चन से पूछने के चांसेस बनते ही बनते हैं। मतलब आपको एक्टिविटी बेस्ड के जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में दिखेंगे, प्रो टिप दे रहा हूं आपको। क्या दे रहा हूं? प्रो टिप। क्या है वो प्रो टिप मेरे तरफ से? आप अपना टेक्स्ट बुक उठाना, उन टेक्स्ट बुक में जितने भी आपको एक्टिविटी दिख रहे हैं, यानी बॉक्सेस बने हुए दिख रहे हैं, ये सब चीज कर लेना। मैं आपको बोल रहा हूं ये सभी चीजें, वैसे तो मैं आपको ऑलमोस्ट सभी चीज करा दूंगा इस वीडियो में, लेकिन आप लोग भी जब टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो वो भी आप करते जाना। लास्ट में एग्जाम के हॉल में पहुंचते पहुंचते भी देख सकते हो, टेक्स्ट बुक लेके चलना, टेक्स्ट बुक अपना, ठीक है। तो हॉबीज हेल्पफुल टू ओवरकम स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए क्या क्या हॉबीज होना जरूरी है, या फिर क्या क्या हॉबीज है होनी चाहिए। तो जैसे ये जो क्वेश्चन होता है इसका आंसर खुद से भी लिखा जा सकता है कि भाई मेरे को ऐसा काम करने में अच्छा लगता है तो मेरा स्ट्रेस दूर होता है। तो सबकी अपनी अपनी अलग ये होगी। किसी को सिंगिंग करना पसंद है, स्ट्रेस होता है तो वो गाना गाता है चिल्ला चिल्ला के, तो स्ट्रेस दूर होता है। किसी को डांस करना पसंद होगा, किसी को गाना गाना पसंद होगा, किसी को अपना फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन जो भी खेलना है वो पसंद होगा, किसी को बुक रीड करना पसंद होगा, किसी को खाना बनाना पसंद होगा, किसी को फोटोग्राफी करना पसंद होगा। तो ऐसे अपने अपने शौक होते हैं, सबके अपने अपने क्या हो सकते हैं, हॉबीज हो सकते हैं, जिससे वो स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। समझ में आ गया? और क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो ध्यान से फटाफट से। क्या बोल रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। थ्रेटेंड स्पीसीज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो थ्रेटेंड स्पीसीज के जो चैप्टर नंबर 4 है, ये क्वेश्चन जो है वो कहां से आता है? ये चैप्टर नंबर 4 से आता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से। तो उसमें जो थ्रेटेंड स्पीसीज वाला टॉपिक है, लास्ट पेज पे आप देखोगे, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पेज पे ये टॉपिक आपको मिलेगा। तो थ्रेटेंड स्पीसीज का आप लोग सबसे पहले तो जितने भी टाइप्स है उसको याद कर लो। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से टाइप के थ्रेटेंड स्पीसीज होते हैं। तो एक होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक होता है बहुत रेयर स्पीसीज, एक होता है वल्नरेबल स्पीसीज और एक होता है इनडिटरमिनेट स्पीसीज। और ये सभी स्पीसीज के आपको एग्जांपल भी याद रख लेने, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मतलब आपको एक टास्क दे रहा हूं कि आप ना इन सभी के एग्जांपल्स भी एटलीस्ट एक एक एग्जांपल को याद कर लेना। किसी का, ठीक है ना, आपको मैंने बताया था ना, जैसे इनडिटरमिनेट स्पीसीज का एग्जांपल था जायंट स्क्वेरल, ठीक है, मैंने बताया था जायंट स्क्वेरल जिसको शेखरू भी कहा जाता है, शेखरू बताया था। तो ऐसे सभी के एटलीस्ट एक एक एग्जांपल आप लोग याद रख लोगे, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा बोल नहीं सकते। लास्ट टाइम ऐसा पूछा था, तो इस बार शायद हो सकता है घुमा के पूछ दे कि राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो भाई आप बता सकते हो ना कि ईच रेयर स्पीसीज, इनडिटरमिनेट स्पीसीज। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो ये बहुत जरूरी चीज था, ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट अब एक और क्वेश्चन है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। देखो फ्लो चार्ट कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है। तो यहां पे आया था एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, आपका पहला सेकंड चैप्टर आपका, ठीक है, ठीक है, पहला चैप्टर कि सेकंड चैप्टर? नहीं, ये एवोल्यूशन वाला टॉपिक है ना, पूरा पहला ही चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पहला ही चैप्टर में आप देखोगे तो उसमें देखो पूरा हिस्ट्री बताया हुआ है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर उसमें बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस है, ठीक है, एनाटॉमिकल एविडेंसेस है, पढ़ा है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो सब का टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं जो इवोल्यूशन का एविडेंसेस है वो कैसे पता चला, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस से पता चला। ये सब चीज मैंने लिख कर लाया पहले से, और लास्ट टाइम के बच्चों को भी ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बने भी थे, आपको पता ही है, ठीक है। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हो सकता है, उसके अलावा पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस हो सकता है, इसके अलावा सिमिलैरिटीज इन द बोन स्ट्रक्चर, आपको पता है फ्लिपर ऑफ व्हेल बोन स्ट्रक्चर, इसे हमने पढ़ा था। फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या फिर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं। तो जितने भी एविडेंसेस आपको दिखेंगे, यानी कि एनाटॉमिकल हो गया, पैलियोंटोलॉजिकल हो गया, एम्ब्रियोलॉजिकल हो गया, वो सब
आपको मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ाया हुआ है, मतलब जब चैप्टर्स हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाया हुआ है, उन सभी को डिटेल में देख लेना कि क्या मतलब है उसका, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसे ही चार्ट बना के पूछेगा, आपको पैराग्राफ में भी पूछ लेगा, आपको उसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में भी पूछ लेगा, तो हर टाइप में पूछ सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर आपको एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पता था तो आपने ये 4 आंसर लिख दिया, खत्म कहानी, मिल गया आपको 2 मार्क्स। तो इस तरीके से 2 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और क्या क्वेश्चन है, देखो यहां पे ये दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये क्या है, ये अपेंडिक्स है, दिख रहा है, देखने से ही पहचान में आ गया कि दिस इज द अपेंडिक्स। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ये अपेंडिक्स है, तो ये अपेंडिक्स है। लेकिन ये हमें क्वेश्चन पूछा है कि डिफाइन द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, हमें बोल रहा है कि डिफाइन करो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन को, क्वेश्चन ऐसा पूछा है। या फिर एक डायग्राम दे दिया जाएगा आपको एग्जाम में, ऐसा डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको पूछेगा बताओ ये क्या है, बताओ ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो दिख रहा है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका नाम है दोस्तों अपेंडिक्स। वैसे तो लिख के रखा है लेकिन एग्जाम में ऐसा लिखा नहीं रहेगा, ये तो आपको मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है तो इसके लिए दिख रहा होगा। तो आपका ये उसके जस्ट ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसके नीचे लार्ज इंटेस्टाइन होता है और ये बीच का एक हिस्सा होता है, छोटा सा ऑर्गन जिसका नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है दोस्तों, एक तरीके का वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब एक ऐसा ऑर्गन जिसका एक समय पे यूज होता था हमारे बॉडी में, लेकिन आज के डेट में कोई यूज नहीं है, तो वो एक तरीके से यूजलेस है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ईयर, ये वाला ईयर पिन्ने बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, ये काम का नहीं है लेकिन फिर भी जरूरी है। टेल बोन, पहले पूंछ हुआ करती थी लेकिन अभी पूंछ चली गई, लेकिन टेल बोन जो हड्डी है, अगर आप पीछे हाथ लगाओगे तो आपको हड्डी महसूस होगा, तो टेल बोन है। विजडम टीथ, अक्कल दांत बोलते हैं, आखिरी वाला 32वां दांत एकदम आखिरी में, वहां तक खाना पहुंचता ही नहीं हमारा, तो चबाने में हेल्प करता है क्या, नहीं करता, लेकिन फिर भी है, क्यों, क्योंकि वो एक तरीके से क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है कि डिफाइन द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, तो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन का डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन होता है एंड दे आर यूजलेस ऑर्गन। जैसे मैंने बोला, दे आर क्या, दे आर यूजलेस ऑर्गन्स दैट आर डीजनरेटेड और अंडर डेवलप, डीजनरेटेड हो चुके हैं मतलब खत्म हो चुके हैं, जैसे टेलबोन का एग्जांपल दिया था, या फिर अंडर डेवलप है ड्यू टू द नॉन फंक्शनिंग, क्योंकि उसका फंक्शन हम कर ही नहीं रहे, यूज कर ही नहीं रहे, इसके लिए उसका क्या हो जाएगा, बहुत सालों पहले उसका जो यूज था वो चला गया, तो यूजलेस है। एग्जांपल क्या है, अपेंडिक्स, ये जो है ये अपेंडिक्स है, वैसे ईयर का आ सकता है, टेलबोन का आ सकता है, विजडम टीथ का आ सकता है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन से इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। और देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेप्स ऑफ सेल डिवीजन। आपको पता है सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको तो याद कर लेना। और सेल डिवीजन में भी मैं आपको एक चीज बताता हूं, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस मियोसिस, ये जरूर कर लेना बच्चा, ये जरूर कर लेना, ठीक है, समझ जाओ, ये जरूर कर लेना, ठीक है, आने के चांसेस है तगड़ा, ठीक है, कर लेना जरूर। जैसे लास्ट टाइम मास और वेट का बताया था, साइंस 1 के पेपर में मास और वेट आया उसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आने के चांसेस है, मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आ सकता है भाई, कर लेना। तो करना ज्यादा जरूरी कि नहीं करना ज्यादा जरूरी, भाई करना ज्यादा जरूरी है, 10 मिनट लगेगा याद करने में, याद कर लो, हो सकता है आ जाए, ठीक है, तो ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो ये क्या क्वेश्चन क्या था कि स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो स्टेप्स ऑफ सेल डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो याद रखना कि ये जो फिगर दिख रहा है हमको, ठीक है, ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर का जो ये रिप्रेजेंटेशन है वो है आपका एनाफेस, ठीक है, ये मियोसिस का एनाफेस है, और इस फेस के अंदर एक क्रोमोसोम जो होता है होमोलॉगस पेयर का, ये अपोजिट पोल पे जाता है, मतलब जितने भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये आपका सेंट्रोमियर होते हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर होते हैं जो कि क्या करते हैं, पेयर्स को खींचते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये जो दिख रहे हैं आपको, इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपोजिट पोल्स पे क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ये उसको खींचते हैं। तो ये जो फेज होता है इसको एनाफेज बोलते हैं, आपको पता है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 फेज के नाम याद रख लेना। पूरे के पूरे माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या, मियोसिस में क्या होता है, याद रख लेना, ठीक है। तो एनाफेज 1 होता है, प्रोफेज 1, एनाफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, तो उसके बाद होता है आपका पूरा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जितने भी फेजेस है आप याद रख लोगे, क्योंकि हो सकता है कोई भी फेज का आपको फिगर दे दिया जाएगा, क्योंकि आपको मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई ये आया था या फिर आ सकता है, लेकिन इसके अलावा भी तो और भी बहुत सारे फेजेस है, तो क्या उसको इग्नोर कर दूं, क्या ये चीज है क्वेश्चन बैंक में, तो नहीं ना भाई। तो आप जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी फेजेस होते हैं, चाहे मेटा हो, एना हो, टीलो हो, या फिर कोई भी फेज हो, प्रोफेज हो, उनका स्ट्रक्चर को देख लो कि क्या होता है उसके स्ट्रक्चर में, किस प्रकार से सेंट्रोमियर का पोजीशन है, क्रोमैटिड्स जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है उसका पोजीशन क्या है, स्पिंडल फाइबर्स का पोजीशन क्या है, ये जो कैरियोकाइनेसिस या फिर जो हमारा जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है उसमें कैसे हुआ, ये सब चीज को उसमें देखो। और उसको देखने के लिए टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हो, या तो मैंने बोला लेक्चर्स में पूरा कंसेप्ट पढ़ा रखा है, लेक्चर्स को भी आप भगा के देख सकते हो, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन से फेज में क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन ये और पूछा है, ये डायग्राम आपको दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा व्हाट आर द मीनिंग ऑफ सिंबल एबीसी। ये 3 सिंबल है ए बी सी, इसका मीनिंग बताओ। तो सबसे पहले ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये डस्टबिन है, ठीक है, मैंने क्या बता दिया कि ये डस्टबिन है, और इसका इस्तेमाल क्या होता है कि डिस्पोज करने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट को। तो मैं लिखूंगा प्लीज डिस्पोज योर वेस्ट इन डस्टबिन, मैं लिखूंगा कि इसका यूज कैसे करना है, मतलब डस्टबिन में आपको कचरा फेंकना है। दूसरा ये जो दिख रहा है ये आपको क्या है, ये आपको एक चार्जर जैसा सिंबल बना है और एक इधर से
लीफ बनाए, पत्ती बनाए, दिख रहा है लीफ। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको एनर्जी को ग्रीन करना है, मतलब बचाना है। ग्रीन करना मतलब ग्रीन एनर्जी बोलते हैं ना हम लोग, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी को कंजर्व करना है, तो कंजर्व एनर्जी इसका मतलब ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो पानी का बूंद है और उसको हम ऐसा बचा रहे, तो मतलब सेव वाटर हो गया, कंजर्व वाटर हो गया। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम्स दिए रहेंगे, उसको पहचान के आपको लिखना पड़ेगा। और कभी कभी तो ऐसा भी पूछता है कि डायग्राम्स दे दिया, पहचानो भी और उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन दे दो कि क्या कर सकते हो आप पानी बचाने के लिए, आप एनर्जी बचाने के लिए क्या कर सकते हो, आप डस्टबिन को किस तरीके से यूज कर सकते हो, अवेयरनेस, कचरा ना फैले ऐसे गंदी जगह पे, तो कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सभी चीज आप लोगों को यहां पे इसके थ्रू आपको पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट। कंसेप्ट चार्ट के भी कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो, यहां पे बोल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज जो स्टार्टिंग में भी बताया, उसमें आपको पूछ लिया था क्लासिफिकेशन बताने के लिए, इसमें ऐसा दिया है तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो जैसे मान लो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन से होते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज कौन कौन से होते हैं, पहला होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज का एग्जांपल याद रखो, लायन टेल्ड मंकी होता है, याद रखना कि भाई थ्रेटेंड स्पीसीज आया तो पहला एग्जांपल एंडेंजर्ड स्पीसीज, और एंडेंजर्ड मतलब एकदम खतरे की कगार पे है, लॉयन टेल्ड मंकी, याद रखना। दूसरा है वल्नरेबल स्पीसीज, भाई इतना वल्नरेबल हो चुका है कि टाइगर लॉयन जो है आज के डेट में अगर आप ढूंढोगे तो बहुत रेयरली मिल जाते हैं। आप नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी चले जाओ तो बहुत कम देखने मिल जाते हैं। इसके अलावा बहुत रेयर स्पीसीज होते हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं, जिसका एग्जांपल है मस्क डियर, और एक होता है इनडिटरमिनेट स्पीसीज, जैसे मैंने जायंट स्क्वेरल शेकरू बताया था एग्जांपल। तो ऐसे कुछ याद रख सकते हो, हर एक के एग्जांपल भी और क्या क्या टाइप के थ्रेटेंड स्पीसीज है उसको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट द फूड चेन। फूड चेन को कंप्लीट करने के लिए आ सकता है चैप्टर नंबर 3 से आता है, चैप्टर नंबर 2 से आता है, माफ करना, ठीक है, सॉरी इन्वायरमेंटल वाला चैप्टर है, चैप्टर 4 से आता है, माफ करना, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 से आता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से। तो आपको पता है कि घास है, तो घास को कौन खाएगा, या तो इंसेक्ट खाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्रास होपर, आपको पता है ना फूड चेन, हमने देखा था फूड चेन पूरा, तो उसमें घास है, तो घास को कौन खाता है, ग्रास होपर, ग्रास होपर को कौन खाता है, मेंढक खाता है, ठीक है, मेंढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा, सांप को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। ईगल एक एपेक्स प्रीडेटर है, तो उसको कोई खा नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर जाके कौन शिकार करेगा, लेकिन उसका एक समय आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली डेड होके जमीन पे ही गिरेगी, जमीन पे जहां पे गिरेगी उसका बॉडी डिकम्पोज होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर बैठेंगे, सड़ा देंगे, और वो जो जहां पे जगह रहेगा वो एक तरीके से बहुत अच्छा फसल जैसा काम करेगा, और वहां पे न्यू प्लांट्स उग सकते हैं, घास उग सकता है, फिर से इंसेक्ट उसको खाएगा, ग्रास ओवर खाएगा, फ्रॉग खाएगा उसको, इसको स्नेक खाएगा, उसको ईगल खाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज द फूड साइकिल और फूड चेन, ये चेन एक चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो लैंड के ऊपर जैसे मैंने बोला, ईगल के बाद लैंड पे गिरेगा तो फंगस उगेगा, माइक्रोब्स आएंगे, प्लांट्स उगेंगे उसके ऊपर, ये सब चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब ये फिगर को देख के पहचाना है, जो ये फिगर देख के क्या पता चल रहा है, ये क्या है, एक चिड़िया है, कौन सी चिड़िया है, पीजन है, देख के आइडिया लग रहा है ये पीजन है, बस इसका अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स बताना है। तो चैप्टर नंबर 6 जो किंगडम एनिमलिया है आपका, चैप्टर नंबर 6 जो है एनिमल क्लासिफिकेशन, इसको जितने भी टाइप के आपको जितने भी फिशेस दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं ना, उनका एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेना, एटलीस्ट 2-2 3-3 पॉइंट तो याद रख लेना। जैसे यहाँ पे ये जो है, ये क्या होगा, उसका चोंच होगा, इससे वो दाना खाते हैं, ठीक है, तो चोंच को क्या बोलते हैं, बीक बोलते हैं, लिख दिया। ये जो पोर्शन है ये क्या है, उसका गर्दन है, गला है, तो नेक लिख दिया। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे उसके क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, ठीक है, विंग्स होते हैं ना जिससे वो लोग उड़ते हैं, तो ये होगा विंग्स या फिर फेदर्स बोल सकते हो। ये नीचे क्या है, उसके क्लॉज होते हैं, ठीक है, क्लॉज लिख दिया। अगर इसकी बात करें, नाखून की बात करें तो डिजिट्स बोलते हैं उसको, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत सारी एग्जांपल्स आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा हूं आपको, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको टेक्स्ट बुक से पढ़नी पड़ेगी, वो भी मैं साइमल्टेनियसली साथ साथ में बताते आ रहा हूं कि आप लोग को क्या करना है अपने एंड से। ये तो मैं अपने एंड से कर रहा हूं, इतना हार्डवर्क कर रहा हूं कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन अपने एंड से भी तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा हार्डवर्क, तभी तो यार तालमेल बैठेगा आपका और हमारा, तभी तो हम जो मिशन 35+ है हमारा, 40 में से 35+ निकालना, वो साकार हो सकेगा, पूरा हो सकेगा, है कि नहीं बच्चा। चलिए नेक्स्ट और भी एग्जांपल है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। अब ये चार्ट को कंप्लीट करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। इसको देखो, क्या ये चार्ट आपको दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, इसमें बोल रहा है पाइसेस, एम्फीबियंस, मैमलियंस और रेप्टाइल्स। आपको हर एक के एग्जांपल लिखना है। तो पाइसेस मतलब होते हैं मछली, तो जितने भी मछली आपको दिख रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 6 में लिख दो, रोहू होता है, पॉपलेट होता है, इलेक्ट्रिक रे होता है, स्टिंगरे होता है, शार्क होता है, लिख दिया। उसके बाद एम्फीबियंस मतलब जो पानी में और जमीन में दोनों में रह सकते हैं, तो मैंने एग्जांपल बताया था, फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, सैलामेंडर हो गया। फ्रॉग और टोड दोनों मेंढक ही होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, मैंने बताया था। मैमलिया यानी जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लिख सकते हो। एलिफेंट भी वैसे होते हैं, चमगादड़ होते हैं, बैट, डॉल्फिन होते हैं, सब मैमल्स में आ जाते हैं। इसके अलावा रेप्टिलिया जो रेंगते हैं, जैसे सांप का एग्जांपल दिया था, तो स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, टॉर्टोइज हो गया, ये सब रेप्टिलियंस के कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे मैंने बोला, हर एक टाइप के कैटेगरीज के 3-3 4-4 एग्जांपल याद रख लेना, कब कैसे फॉर्म में क्वेश्चन पूछ दे बोल नहीं सकते, तो ऐसे भी आ सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आया, क्या बोल रहा है, वी आर क्रोकोडाइल। देखो यहां पे बोल रहा है वी आर क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। अब उसके बारे में लिखा हुआ है, तो अगर हम क्रोकोडाइल है या फिर एलिगेटर है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि टू विच फाइलम वी बिलोंग, मतलब हम कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अगर मैं
एलिगेटर की बात कर रहा हूं या फिर इसकी बात कर रहा हूं, क्रोकोडाइल की बात कर रहा हूं, ये रेंगने वाली चीज मतलब है तो रेप्टाइल्स, लेकिन रेप्टाइल्स कौन से फाइलम से आता है तो आपको पता ही होगा, ये आपके क्लास रेप्टिलिया है। मतलब रेप्टाइल्स जो है ये फाइलम नहीं है, ये क्लास है, क्लास रेप्टिलिया, लेकिन उसका फाइलम जो होता है वो होता है कोर्डेटा, क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कोर्डेटा। तो आपको पता है ना नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में आपके वो 10 फाइलम, जिसमें पोरिफेरा, ठीक है, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोर्डेटा, ठीक है ना, वो सब चीज, आर्थ्रोपोडा, वो सब हमने देखा था, बहुत खतरनाक चीज। सबके एग्जांपल याद रख लेना, फाइलम के जितने भी नॉन कोऑर्डिनेटा वाले फाइलम है उनके भी दो एग्जांपल याद रख लेना, उनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद कर लेना। भाई टिप दे रहा हूं और क्या ही बता सकता हूं टिप दे रहा हूं, याद तो करना पड़ेगा आपको भाई, पेपर लिखने मैं नहीं आऊंगा, आप ही जाओगे भाई, समझ रहे हो, तो याद कर लेना। और इवन कॉर्डेट्स में, तो कॉर्डेट्स में मैंने बताया कि जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, नोटोकॉर्ड होता है, वो आपका कॉर्डेट्स में आ जाते हैं। तो कॉर्डेट्स में पाइसेस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, ये सब बता चुका हूं। तो यहाँ पे जो पूछा है कि ये कौन से फाइलम से बिलोंग करेंगे, फाइलम देखो, टू विच फाइलम दे बिलोंग, तो फाइलम मतलब कॉर्डेटा और उसके अंदर क्लास रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टिलिया। इन विच 3 सेक्शन आवर बॉडी इज डिवाइडेड, मतलब ये जो पूछ रहे हैं, आवर मतलब ह्यूमन मत लिख देना, इनकी बारे में बात हो रही है। तो क्रोकोडाइल और एलिगेटर का कौन सा बॉडी कैसे डिवाइडेड है, तो उनके पास हेड का रीजन है, नेक है, और उसके बाद ट्रंक रीजन है। हेड, नेक और ट्रंक, ये जो पोर्शन होता है उसको ट्रंक कहा जाता है। नेक्स्ट, वी कांट ब्रीथ इन वाटर, हम पानी में सांस क्यों नहीं ले सकते हैं, ऐसा बोल रहा है, क्यों, क्योंकि उनके पास मछलियों जैसा, पाइसेस के जैसा गिल स्लिट नहीं प्रेजेंट है, और गिल्स नहीं रहेगा तो उनको ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आना पड़ेगा भाई, हवा में आना पड़ेगा। तो ये चीज, इसके लिए वो लोग ऊपर आते हैं ऑक्सीजन में, हवा में ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, अब देखो ये फिगर को ऑब्जर्व करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक आपको फिगर दे दिया, एग्जाम में भी ऐसे फिगर दे दिया जाएगा और आपको पूछेगा पता लगाओ क्या ये, तो आप देख के लग रहा है तो सांप है, जो बच्चा कंसेप्ट नहीं जानता, जो बच्चे ने चैप्टर नंबर 6 नहीं पढ़ा, तो वो देख के क्या बोलेगा, ये तो सांप दिख रहा है सर, ये तो सांप दिख रहा है। भाई सांप नहीं है, ये बहुत छोटे होते हैं, इसको बोलते हैं एस्कैरिस। और याद रखना एक और चीज, कि जो बड़ा वाला होता है वो फीमेल होता है, नहीं तो जो नॉर्मल तौर पे क्या होता है, हमने बचपन से ही पढ़ा हुआ है, जो बड़ा है वो मेल है, जो छोटा है वो फीमेल है। ह्यूमन बीइंग में भी ऐसे होते हैं, मेल के साइज बड़े होते हैं, फीमेल छोटे होते हैं, लेकिन इसमें उल्टा है। स्कैरिस एक ऐसे प्रजाति है जो फीमेल अगर है तो वो बड़े होंगे और जो मेल होते हैं वो छोटे होते हैं, और सेगमेंटेड होते हैं, बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। तो ये क्वेश्चन पूछा है हमें कि नेम द फाइलम, इनका फाइलम बताओ, तो याद रखना कि जो एस्कैरिस होते हैं इनका फाइलम का नाम है एस्केलमेंथिस। क्या है, एस्केलमेंथिस फाइलम से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, जैसे मैंने बोला क्या क्या बोला कि हर एक फाइलम के जितने भी टाइप के हैं, चाहे वो पोरीफेरा हो, एस्केलमेंथिस हो, हेमिकोडेटा हो, एकाइनोडर्माटा हो, मोलस्का हो, आर्थ्रोपोडा हो, हर एक के कम से कम 2-2, 3-3 एग्जांपल्स और 2-2, 3-3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो। देखो पूछ लिया कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एनिमल, मतलब एस्केलमेंथिस का अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है तो एस्कैरिस पे तो फिट बैठ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये लंबे होते हैं, लॉन्ग, और कुछ नहीं आया तो ये छोटी मोटी चीजें लिख देने का। मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, प्रो टिप क्या है, कुछ नहीं समझ में आया ना, कैसा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, लिख देना लॉन्ग, ठीक है, धागे जैसा दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, गोल है मतलब राउंड जैसा है ना, सिलिंड्रिकल है ना, तो लिख देना सिलिंड्रिकल। इनके बॉडी पे सेगमेंट्स है तो आप लिख सकते हो नॉन, मतलब सेगमेंट्स नहीं है, ये अर्थवर्म नहीं है, अर्थवर्म के ऊपर सेगमेंट होते हैं, इनकी बॉडी पे सेगमेंट नहीं होती है, तो ये नॉन सेगमेंटेड है, इनकी बॉडी पे सेगमेंट नहीं होते, माफ करना, मैंने पहले आपको बताया कि सेगमेंट है, माफ करना मुझे, नॉन सेगमेंटेड बॉडी इनका क्या है, नॉन सेगमेंटेड, सिलिंड्रिकल है, याद रखना। सेगमेंट्स किस पे होते हैं, जो आपके अर्थवर्म होते हैं ना, अर्थवर्म, ठीक है, उनकी बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं, जो आपके फाइलम मोलस्का में आते हैं, फाइलम मोलस्का में आते हैं अर्थवर्म, ठीक है ना, मैंने बताया था आपको अर्थवर्म, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर अर्थवर्म बोलते हैं, तो ये फाइलम मोलस्का में आते हैं, जिनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंट्स होती है उनकी बॉडी में, याद रखना। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, देखो पेज नंबर मैंने लिख के दे दिया है 68, तो उसमें से जाके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कर लेना, ठीक है, हेल्प हो जाएगी आपकी। चल आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो कितना बेहतरीन दिख रहा है ये डायग्राम, ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, तो आपको पहचानना ये है क्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है और देख के बताना है, बताओ क्या है। तो ड्यू टू विच कॉमन कैरेक्टरिस्टिक द एनिमल शोन इज बिलोंग टू डैश टू सेम फाइलम, तो मुझे बताओ कि ये कौन से कैटेगरी में आता है। देखो अगर आप इसको पहचान नहीं भी पा रहे हो तो ये बटरफ्लाई है, ये स्कॉर्पियन है, ठीक है, बिच्छू है, तो आपको पता है बिच्छू हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये सब कीड़े मकोड़े हैं, यानी कि ये इंसेक्ट के कैटेगरी में आते हैं, और जितने इंसेक्ट है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के कैटेगरी में आते हैं। तो आपने लिख दिया ये कौन से फाइलम में आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। अब इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है भाई, इनके जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, यानी बहुत सारे पैर होते हैं, तो लिख दिया जॉइंट अपेंडेजेस। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है, मतलब बॉडी 3 लेयर से बनी है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, पता ही है, मैंने बताया था, ठीक है, 3 लेयर से बनी हुई है। इनकी जो बॉडी होती है इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, चिटिन का लेयर होता है, याद रख लेना, ये छोटी छोटी चीजें हैं। फिर द एक्सोस्केलेटन ऑफ दिस एनिमल इज मेड अप ऑफ विच केमिकल, जैसे मैंने बताया कि इनकी जो कवच होती है, ऊपर की बॉडी जो होती है, एक स्पेशल केमिकल से बनती है, उसका नाम है चिटिन, याद रख लेना, चिटिन क्या है,
चिटिन, ये केमिकल का नाम है। गिव अनदर 2 एग्जांपल ऑफ दिस फाइलम, इस फाइलम का और 2 एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई बताया, स्कॉर्पियन बताया, ये शायद सेंटीपीड है जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है, कनखजूरा टाइप के बोलते हैं ना सेंटीपीड, वो भी उसी, बहुत सारे पैर होते हैं ना उसके, उसी प्रकार दिख रहा है। ये क्लियर इमेज नहीं है लेकिन फिर भी ये सेंटीपीड लग रहा है मुझे, तो ये सब याद रखना। लेकिन इसके अलावा और भी क्या क्या एग्जांपल है आर्थ्रोपोडा में, तो जितने भी आपको इंसेक्ट के नाम आते हैं और जॉइंट जिनके पैर हैं उनका नाम लिख दो। जैसे स्पाइडर लिख सकते हो, लिख दिया स्पाइडर, खेकड़ा भी उसी में आता है, क्रैब, सेंटीपीड हो गया, मिलीपीड हो गया। देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल जो आप याद रख सकते हो और इसमें लिख सकते हो, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर, ओके बच्चा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है कि इनके जुड़े हुए पैर रहते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, स्किन का 3 लेयर से बनता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, चिटिनियस लेयर होता है इनका, ये सब चीजें याद रखने वाली चीजें हैं, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पैराग्राफ। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखना है, मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखना है, बहुत इजी। जैसे मैंने बोला कि एक क्वेश्चन तो आपको ऐसा मिलेगा जिसमें पैराग्राफ दिया रहेगा आपके पूरे पेपर में, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 3B में आए या फिर क्वेश्चन 5 में आए, लेकिन ज्यादातर चांसेस क्वेश्चन नंबर 3 में होता है, नॉट बी, क्वेश्चन 3 में होता है। क्वेश्चन 3 आपका टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है 8 में से, जिसमें एक क्वेश्चन पैराग्राफ होता है और उस पैराग्राफ में से क्वेश्चन को आंसर ढूंढ के लिखना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो पहला क्वेश्चन, हाउ डज द लेडी बिटल लीव, तो लेडी बिटल कैसे रहती है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि लेडी बिटल आर फ्रेंड ऑफ फार्मर एज डिस्ट्रॉय हार्मफुल इंसेक्ट। तो ये लेडी बग जो है फार्मर को हेल्प करती है क्योंकि वो हार्मफुल इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, और ये एक प्रीडेटरी इंसेक्ट है, मतलब खाने वाली इंसेक्ट है जो लीव करती है ऑन बाइटिंग वॉर्म, वाइल्ड फ्लाइंग वॉर्म, व्हाइट फ्लाई वॉर्म, व्हाइट मॉथ फ्लावर इंसेक्ट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा नंबर 1 का, ठीक है, इट लीव्स ऑन बाइटिंग वॉर्म से लिख दिया। फिर ऑफ विच कलर द लेडी बग बिटल आर, तो लेडी बग बिटल जो है वो कौन से कलर के होते हैं, तो आगे पढ़ो इसमें आंसर मिल जाएगा। कहां पे है, वेजिटेबल फ्रूट, दीज आर अट्रैक्टिव रेड और येलो और ग्रे कलर, तो लिख दो कि भाई रेड कलर या तो येलो या तो ग्रे कलर के होते हैं। देखो कितना आसान है, बस आंसर ढूंढने आना चाहिए, जैसे इंग्लिश में ढूंढना सिखाया था वैसे ही सेम चीज है। स्टेट द स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, इनकी लाइफ साइकिल में स्टेजेस बताओ। तो यहां पे अगर आप देखोगे सबसे पहले इंसेक्ट जो होते हैं इनका एग बनता है, उसके बाद उनका लार्वा स्टेज आता है, फिर कोकून बनते हैं, फिर मॉथ बनते हैं, ठीक है, ये सब चीज आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ये चीज लिख देना है, एग से लार्वा, लार्वा से कोकून, उसके बाद मॉथ बन जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन है, हाउ डज इट हेल्प द फार्मर, फार्मर को कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं हार्मफुल इंसेक्ट को, तो फार्मर की तो मदद हो जाएगी, इट डिस्ट्रॉय द हार्मफुल इंसेक्ट, लिख दिया। कितना बेहतरीन और इजी क्वेश्चन था। आप देखो तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप नहीं लिख सकते क्या बच्चा, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। समझ में आ रहा है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चलिए फास्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट, कंसेप्ट चार्ट कंप्लीट करना है। क्या क्वेश्चन आया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, देखो याद है इसके पहले भी पढ़ा था, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ आने के चांसेस बहुत ज्यादा है भाई। अगर कुछ बीमारी हो गई, इनक्योरेबल डिसीज, ये भी लिख सकते हो, एडिक्शन हो गया, ये भी सोशल हेल्थ को खराब कर सकता है फैक्टर, मेंटल स्ट्रेस तो करता है, तो ऐसे और भी 3-4 जो भी फैक्टर्स है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उन सारे फैक्टर्स को जो सोशल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, उन सभी फैक्टर्स को आप याद कर लेना, कहीं पे भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल्स को पहचानो, एक्सप्लेन करो। देखो क्या ये खतरा, खतरा दिख रहा है, ये मुंडी दिख रहा है, मुंडी खतरा का सिंबल है, तो ये क्या है, एक्यूट टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब अगर किसी गाड़ी के ऊपर ये सिंबल लगा हुआ है मतलब इसके अंदर कोई तो हार्मफुल या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस है, डेंजर का सिंबल है और पॉइजनस का सिंबल है, लिख सकते हो। और ये क्या है, आप देखो ये क्या है, एक पेड़ बना हुआ है, यहाँ पे मछली ऐसा मरते हुए दिख रही है, दिख रही है ये मछली मरते हुए दिख रही है, तो इससे पता चला कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जहरीला पदार्थ होगा। तो इन्वायरमेंटल हजार्ड याद रखना कि मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा हुआ है, हार्मफुल टू इन्वायरमेंट है, तो इस प्रकार की चीजें हैं जो आपको सिंबल्स के रूप में आएगी और आपको पहचानना है और पहचान के सही आंसर लिखना है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व द गिवन फोटोग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चन, ये फोटोग्राफ दिख रहा है, दिखने में तो पता चल रहा है कि सर ये बहुत पानी बह रहा है यहाँ से, और यहाँ पे लोकल ट्रेन जा रही है मुंबई की, आमची मुंबई ये है कि नहीं, विपन रातो मुंबई में है ना, तो ये लोकल दिख रही है, ये लोकल ट्रेन है, देखो ये जा रही है दानू ठीक है, ये चर्चगेट जा रही है, देखो ये देखो लोग इधर पे चल रहे हैं, ट्रैक पे चल रहे हैं क्योंकि पानी भर गया है। तो ये क्या संकेत दे रहा है, ये संकेत दे रहा है कि बहुत जोरों से बारिश आई है और बाढ़ आ गया है, ठीक है। तो हमें बोल रहा है नेम द डिजास्टर शोन इन द पिक्चर, ये पिक्चर में क्या पता चल रहा है कि बाढ़ आ गया यानी फ्लड आ गया है, लिख दिया फ्लड। राइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ दिस डिजास्टर, मतलब ये जो डिजास्टर है इसके इफेक्ट क्या है, दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं भाई। अगर फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो बिल्डिंग को डैमेज होता है, ब्रिजेस को डैमेज होता है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, ऐसे कई सारे उसके इफेक्ट्स जो है वो आप याद रख सकते हो। सारे के सारे जितने भी डिजास्टर्स होते हैं सबके 2-2, 3-3 इफेक्ट्स याद रख लेना, रीजंस याद रख लेना, कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी टाइप के डिजास्टर होते हैं, मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर, ये सभी को अलग अलग कैटेगरीज में याद रख लेना, इनके बेस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर देखो, इसको पहचानो, ये क्या दिख रहा है, देखो ये पूरा जमीन फट गया, मतलब ये अर्थक्वेक आया होगा, ये क्या लग रहा है, जंगल में आग लग गई, फायर लग गई, इस प्रकार का दिख रहा है। तो इसमें बोल रहा है पिक्चर देखो और पहचानो, तो इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द डिजास्टर, कौन सा डिजास्टर है, तो ये वाला जो डिजास्टर है ये अर्थक्वेक है, ये वाला डिजास्टर जो है वो फायर है, ठीक है।
क्या है? आग लगना। अब इसमें बोल रहा है राइट देयर इफेक्ट्स, मतलब आप अर्थक्वेक का इफेक्ट लिख दो कि भाई बिल्डिंग टूट जाती है, ब्रिजेस टूट जाते हैं, ट्रैक्स टूट जाते हैं, लाइफ जा सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। तो आप इसका दुनिया भर का इफेक्ट है, आप लिख सकते हो, अपने मन से लिखोगे तो भी मार्क्स मिलते हैं। और फायर का इफेक्ट क्या है कि भाई कोई इंसान जल भी सकता है, बर्न हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, ठीक है, लकड़ी, जानवर, जंगल में लगी आग तो वो सब डैमेज हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। और यहाँ पे बोल रहा है कि विच प्राइमरी प्रिकॉशंस विल यू टेक इन बोथ सिचुएशन, मतलब अर्थक्वेक आएगा तो आप क्या प्राइमरी प्रिकॉशन ले सकते हो कि अर्थक्वेक आ रहा है तो मैं सेफ जगह पे चले जाऊंगा, घर पे ही हूं तो किसी स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे अंदर आ जाऊंगा, किसी कोने में जाके खड़ा हो जाऊंगा, आग लगी है तो मैं उसको बुझाने की कोशिश करूंगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है तो पानी नहीं मारूंगा। तो इस प्रकार के कुछ प्रिकॉशंस है जो ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है, और आप लोग भी इसको टेक्स्ट बुक से जाके अच्छे से कुछ प्रिकॉशंस को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, जैसे मैंने बोला। तो इन सभी टाइप को याद कर लेना, अभी याद कर लो, पॉज करो वीडियो को और याद करो, 2-2 3-3 पॉइंट याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द गिवन इमेजेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इन सभी को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। क्या बोल रहा है देखो, ये देखो इधर डॉग है, शिप है, वुल्फ है, मैंगो है, चीकू है, इधर शायद गुआवा है। क्या बोल रहा है, विच इवोल्यूशनरी एविडेंस, मतलब ये एविडेंस देख के बताओ कौन सा इवोल्यूशनरी इफेक्ट। तो आपको मैंने बताया था अगर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स यहाँ पे कान के बारे में दिखा रहा है, यहाँ पे एक फिजिकल दिखा रहा है, मतलब अगर एक्सटर्नल फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में है तो वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। मैंने बताया था ना बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं, एनाटॉमिकल होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल होता है, मॉर्फोलॉजिकल भी होता है। तो ऐसे कई सारे एविडेंसेस जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्या बोल रहा है, हाउ डज इट प्रूव, कैसे प्रूव होता है, तो प्रूविंग दैट दे इवॉल्व फ्रॉम द सेम इन्वेस्टर बोल रहा हूँ, सॉरी, देखो मेरे दिमाग में ना मैथ्स 1 चल रहा है, अभी भी फाइनेंस चल रहा है, स्टॉक मार्केट में बड़ा नुकसान हुआ है भाई, ठीक है। चलो तो क्या बोल रहा है, सेम एंसेस्टर्स मतलब हमारे जो पूर्वज हैं वो एक ही थे, जैसे हमको पता है हम बंदर से इजाद हुए हैं, उसी प्रकार ये जो फिगर आप देखोगे इन सबको देख के आपको आइडिया लगेगा कि इनकी जो कान है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की है, मतलब इनके जो पूर्वज रहे होंगे उनके कान वैसे रहे होंगे, तो एंसेस्टर्स सेम होंगे, ये बिलोंग करता है। दूसरा, स्टेट अनदर एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशनरी एविडेंस, और कौन से इवोल्यूशनरी एविडेंसेस होता है, जैसे मैंने बोला एनाटॉमिकल होता है, पैलियोंटोलॉजिकल होता है, वेस्टिजियल होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल होता है। तो ये सारे के सारे एविडेंसेस के नाम है, आप लोग याद रख लेना, ठीक है, याद रहेगा, और उम्मीद करता हूं ये सब चीज आप अच्छे से करोगे। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, विच एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन इज शोन इन द गिवन पिक्चर। ये पिक्चर देख के भी आइडिया लगना चाहिए कि ये कौन सा इवोल्यूशन है। तो इस इवोल्यूशन को हम लोग, अगर ये दिख रहा है ह्यूमन हैंड दिख गया, ऑक्स का 4 लेग दिख गया, पेटाजियम और बैट दिख गया, फ्लिपर ऑफ वेल दिख गया, तो याद रखना कि ये जो एविडेंस होता है ये होता है एनाटॉमिकल, क्या बोलते हैं इसको, एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो ये जो गिवन डायग्राम है, ये डायग्राम जो दिया है वो क्या बता रहा है, एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमन हैंड, 4 लेग ऑफ ऑक्स, 4 लिम्ब ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ वेल, मतलब इन चारों का एक तरीके से एनाटॉमिकल एविडेंसेस और सिमिलैरिटीज बताने की कोशिश कर रहा है ये डायग्राम, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन करो। तो मैं बोलूंगा कि यहां पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, लगभग 3-4 को अगर आप देखोगे लगभग सिमिलर, कुछ चीजें सिमिलर देखने मिल जाएगी और कुछ चीजें डिफरेंट भी देखने मिल जाएगी। लेकिन फंक्शंस की अगर हम बात करें, ये फंक्शंस जो होंगे स्ट्रक्चर्स का वो काफी डिफरेंट होंगे हर एक एनिमल्स में, क्योंकि हैंड का इस्तेमाल अलग तरीके से करता है इंसान, ऑक्स का जो 4 लेग है वो ऐसा उठाने के काम नहीं करता है, वो चलने के काम आता है। लेकिन जो पेटाजियम ऑफ बैट है, ये हाथ है लेकिन वो चलता है क्या है, फिर उठाता है कुछ चीज़ नहीं, वो उड़ता है उससे, उसमें विंग्स लगे होते हैं। और ये फ्लिपर ऑफ वेल, क्या इससे वो उड़ता है क्या, नहीं भाई, वो तैरने में हेल्प करता है। तो ऐसे सबके स्ट्रक्चर्स तो ऑलमोस्ट सिमिलैरिटीज है, लेकिन इनके फंक्शंस अलग अलग हैं। तो ये हमारा क्या बता रहा है, एनाटॉमिकल एविडेंसेस बता रहा है। तो इसको भी इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ओके है, आगे बढ़ जाए क्या, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। देखो पैराग्राफ क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं ब्रैकेट्स के अंदर, तो चलो पैराग्राफ सॉल्व करेंगे यहां से। देखो यहां पे शुरू हो रहा है, यहां पे इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैट कंटिन्यू इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन, तो डैश। तो क्या बोल रहा है कि ऑप्शंस में ऐसा क्या चीज आएगा कि इवोल्यूशन होने लगा मैन का डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग, क्या डेवलप होने लगा, दिमाग, यानी डेवलपिंग ऑफ द ब्रेन फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 1 लाख ईयर एंड मीनवाइल इट डिस्कवर्ड द फायर। हमने क्या इजाद किया, हमने क्या डिस्कवर किया, आग। और जो फायर डिस्कवर हुआ ना उसके से हमारा जो ह्यूमन बींग का जो इवोल्यूशन था वो बहुत फास्ट हो गया, क्योंकि हम आग में कुछ चीज पका के खाना सीख गए ना, तो हमारे बहुत सारी चीजों को ब्रेन जब हुआ तो बहुत फास्ट डेवलप होने लगा, ठीक है। फिर 50,000 पहले ओल्ड मैन हैव बीन सफिशिएंटली इवॉल्व टू एक्सटेंड इट कुड बी कंसीडर्ड एज द मेंबर ऑफ क्लास होमोसेपियन, हमें होमोसेपियन कैटेगरी में रखा गया। निएंडरथल मैन कैन बी कंसीडर्ड द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन, निएंडरथल मैन को ही फर्स्ट एग्जांपल वाइज मैन का कहा जाता है। फिर क्रो मैग्नम जो 50,000 साल पहले आए, ठीक है,
उनको इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट देखने मिला। 10,000 साल पहले हमने खेती करना सीख लिया, एग्रीकल्चर करना सीख लिया, ठीक है, ये सब चीज़ जो है ये हम लोग को पता चला। फिर कल्चरल डेवलपमेंट हो गया। तो ये सब जो ऑप्शंस दिए थे इनमें से हम लोग को देख के आंसर लिखना था, पैसेज में से आंसर मतलब फिलअप करना था एक तरीके से, गिवन ब्रैकेट्स में से पैराग्राफ को कंप्लीट करना था। बहुत ईजी होता है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी देख लेना और सारा कंसेप्ट का खेल है, कंसेप्ट पता है तो आप कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो कि इमेज को देखना है और क्वेश्चन करना है, आंसर करना है क्वेश्चन को। तो ये क्या दिख रहा है, फॉसिल्स दिख रहे हैं, ये कंकाल दिख रहे हैं आपको कोई जानवर का। यहाँ पे देखो डायनासोर का मुंडी दिख रहा है, ये मछली बड़ी मछली है उसके कांटे दिख रहे हैं आपको। तो हमें ये पूछा है कि कौन सा इवोल्यूशनरी एविडेंस है। तो अगर ऐसा कुछ इमेज दिख रहा है तो इस एविडेंस को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। जो अगर फॉसिल वाली बात होती है, फॉसिल दबे हुए हैं, दफन हुए होंगे, इनको पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस कहा जाता है। और कैसे फॉर्म होते हैं, ड्यू टू द बरियल, ब्यूरियल बोलते हैं, बरियल भी बोलते हैं। तो बहुत सारे पहले जो जानवर थे बड़े बड़े वो दफन हो गए जमीन के अंदर, जैसे डायनासोर्स, ठीक है, ये आया था ना, प्रलय आया था अर्थ के ऊपर, ठीक है, हर जगह ज्वालामुखी फट रहा था, एक एस्ट्रॉयड आके टकराया था तो खत्म हो गए थे ऑलमोस्ट जितने भी थे डायनासोर, सब जमीन के अंदर जाके दफन हो गए थे, खत्म हो गए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी तो बॉडी मिलेगी ना, बॉडी मतलब बोन्स मिलेगा ना, स्ट्रक्चर स्केलेटन मिलेगा। और इसी से तो पता चला ना हमें कि डायनासोर होते थे, नहीं तो कैसे पता चलता बताओ, उस टाइम पे कैमरा था क्या, नहीं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो डिजास्टर्स जैसे हुआ था, अर्थक्वेक या फिर फ्लड हो गया, वोल्केनो इरप्शन हो गया, उसके थ्रू अगर कोई दफन हो जाता है, बरिल हो जाता है, जमीन के अंदर दफन हो जाता है, तो वो जो एविडेंस मिलते हैं उसको पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। और कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो कितने साल पुराना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि डायनासोर का कंकाल मिला, ये लगभग 1 लाख साल पुराना है। तो कैसे पता चला कि भाई 1 लाख साल पुराना है, कैसे कैलकुलेट किया। तो उस टेक्निक को कार्बन डेटिंग टेक्निक बोलते हैं। यानी कोई भी फॉसिल फ्यूल में कार्बन जो एमिशन होता है, C14 एटम, ठीक है, तो उसके थ्रू साइंटिस्ट जो है पता लगाते हैं कि वो कितने साल पुराना है। और वो एग्जैक्ट नहीं होता, वो एक अंदाजा होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली होता है वो, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग टेक्निक बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जिराफ दिख रहा है, ये जिराफ छोटा है, इसकी गर्दन छोटी है, ये गर्दन और लंबी हो गई, ये गर्दन और लंबी हो गई। तो हमें बोल रहा है ये पिक्चर को देखो और क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो ये क्या दिख रहा है आपको, तो गिवन पिक्चर इंडिकेट्स विच प्रिंसिपल, ये कौन सा प्रिंसिपल बता रहा है, गर्दन लंबे वाली मैंने पढ़ाया हुआ है, लैमार्किज्म। क्या बोलते हैं इसको, लैमार्किज्म बोलते हैं, जिसको इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहा जाता है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर याद रखना, ठीक है। ये प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो, हमारे ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। क्या करेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। पेज नंबर 8 पे जाओगे, पूरा डिटेल दिया हुआ है कि हम अपने ऑर्गन्स को जैसा यूज करते हैं उसके हिसाब से वो अपग्रेड भी होता है, ठीक है। जैसे जिराफ का क्या था, पहले गर्दन छोटी थी लेकिन उसको मुंडी नीचे झुका के खाने की आदत नहीं थी भाई, उसको ऊपर खानी थी। तो जितनी भी पत्तियां जो पेड़ पे से लटकती थी ना, उसको ऐसा वो खाने की कोशिश करता था। और जनरेशन बाय जनरेशन, मतलब हजारों लाखों साल लगे होंगे, उनकी गर्दन स्ट्रेच होती गई। और जैसे जैसे न्यू जनरेशन आती गई, लंबी गर्दन जो है वो धीरे धीरे लंबी हो गई। और एक टाइम तक, अभी तक जिराफ की गर्दन कितनी लंबी दिखती है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर फंक्शन एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसी को लैमार्किज्म बोलते हैं, इसी को एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं। तो डेफिनेशन याद रखना, लैमार्किज्म का डेफिनेशन पूछता है और मैं कई बार बता चुका हूं, लैमार्किज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। याद रहेगा क्या बच्चा, बहुत ईजी है। चलो क्लियर है, ओके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो, आइडेंटिफाई द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन को पहचानना है और एक्सप्लेन करना है। देख के पता चल जाएगा कि ये क्या है, एनर्जी करेंसी है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, एडेनाइन है, राइबोस है, एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी से एडीपी बन रहा है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एनर्जी करेंसी का कन्वर्जन है, ठीक है, जरूर से जाना। और एक और चीज़ देखो, जैसे जैसे मैंने बोला ये लास्ट ईयर का है, ठीक है, ये तो लास्ट ईयर का डेटा है। लेकिन आज के डेट में बताना चाहता हूँ मैं बच्चा, आप लोग को बहुत खुशी होती है मुझे बताने में कि आप लोग हमारे इस JR कॉलेज चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि अभी आप 10th में हो, ठीक है। लेकिन 10th से जैसे आप 11th में जाओगे या फिर 12th में जाओगे, तो बच्चा आपके लिए पूरा 12th का साइंस का, पूरा कॉमर्स का सिलेबस हमने पढ़ा रखा है ऑलरेडी। तो प्लीज़ JR कॉलेज चैनल पे जाना। आज के डेट में हमारे इस चैनल पे, जब मैं ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 250K सब्सक्राइबर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे आपने JR ट्यूटोरियल को 2 मिलियन तक पहुंचाया, उसी प्रकार इस चैनल को हम लोग का टारगेट है बच्चा 1 मिलियन का। 1 मिलियन का टारगेट है जो कि आप ही पूरा कर सकते हो। मुझे पता है कि मेरे बच्चे मुझे निराश नहीं करेंगे, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ आपने प्यार दिया है, वहाँ पे मुझे आपकी प्यार की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। तो प्लीज़ जाओ JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि 11th में पढ़ाई वहाँ से ही करना है, साइंस की, कॉमर्स की, सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है। चलो, मैंने खुद ने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाया हुआ है मैथ्स के, वहाँ पे 11th मैथ्स के, तो जाके चेकआउट करना, ठीक है। तो इसको आप याद रखना है। तो एनर्जी करेंसी में क्या है, ये रिएक्शन क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स द कन्वर्जन ऑफ ATP टू ADP, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट
एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट पे। और एटीपी जो होता है ये क्या होता है, नाइट्रोजिनियस कंपाउंड होता है जो एडिनाइन कंटेन करता है, पेंटोस शुगर होता है जिसको राइबोस भी कहते हैं, और 3 फॉस्फेट ग्रुप होता है। और यही जो 3 फॉस्फेट ग्रुप है ये लिंक होते हैं एक दूसरे से बाय 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स, ठीक है। और जब एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है बॉन्ड ब्रेक करके तो एनर्जी जो है उसके बाद रिलीज होती है और फिर एटीपी जो आपका है वो एडीबी में कन्वर्ट होता है। ये पूरा पेज नंबर 14 में चीजें लिखी हुई है, इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि एनर्जी कन्वर्जन का या फिर एनर्जी करेंसी का जो टॉपिक है ये ऐसे क्वेश्चंस में तो आ ही सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली भी पूछ सकता है क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। तो इसको याद कर लेना, अभी जाके याद कर लेना, ठीक है। चलो कर लोगे, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट। देखो कंसेप्ट चार्ट क्या है, ये अमाइनो एसिड दिया था, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। पूरा चैप्टर नंबर 2 में अमाइनो एसिड्स के क्या क्या चीजें हैं। तो बोन्स में ओसीन होता है, ये आपको पढ़ाया था मैंने, फिल्म लैंग्वेज में आया हुआ है। बोन्स में ओसीन होता है, फिर सेल्स में वेरियस प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। पेनक्रियास में इंसुलिन और ट्रिप्सिन प्रोड्यूस होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। मसल्स आपका एक्टिन एंड मायोसिन्स के जो फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है। ब्लड में हेमोग्लोबिन एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है। स्किन में मेलानिन और केराटिन प्रेजेंट होता है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। याद रहेगा, इसको भी अच्छी तरीके से अपने माइंड में डाल लो और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ओके है बच्चा, क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये दिख रहा है आपको, ये सांप जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये आपका है प्लेनेरिया। क्या बोलते हैं इसको, प्लेनेरिया। अब ये प्लेनेरिया क्या होता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन जो पूछा है हमें क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसको ये एग्जांपल जो दिया है इसको प्लेनेरिया कहते हैं, लेकिन ये प्लेनेरिया कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है, कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन के कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है रीजनरेशन। तो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था और इसी रिप्रोडक्शन के टॉपिक में हमने पढ़ा था रीजनरेशन। मतलब ये अगर यहां से मैं इसको कट कर दूं या फिर यहां से कट कर दूं तो अपने ऑर्गन्स को फिर से ग्रो कर लेगा, तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन करना। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, पेज नंबर 24 पे आपको मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ लेना रीजनरेशन, ठीक है। प्लेनेरिया एग्जांपल है उसका। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो आपका स्वीट पोटैटो है, ये आपका ब्रायोफाइलम है, ये आपका पोटैटो है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा है स्टेट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है ये कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन मेथड है। तो जैसे प्लेनेरिया वाला था तो वो क्या था, रीजनरेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म था। वैसे ये जो है इसको बोला जाता है वेजिटेबल्स के ऊपर से प्लांट्स निकलना। देखो यहाँ पे रूट्स निकल रहा है, लीव्स निकल रहा है, रूट्स पोटैटो में से भी रूट्स निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, याद रख लेना, ठीक है। और ये ठीक है, इसका पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन बताना है। तो स्वीट पोटैटो जो होता है ना, ये रूट्स जो होता है ना, अकर बाय रूट्स, एडवेंशियस बर्ड्स जो है रूट्स पे निकलते हैं। इसके अलावा ब्रायोफाइलम जो होता है, दिस इज नोन एज द ब्रायोफाइलम, इट अकर्स बाय बडिंग होता है उसके ऊपर, लीफ मार्जिन के ऊपर से ही कलियां निकलती रहती है, बर्ड्स निकलता रहता है। और पोटैटो में तो आपको पता ही है कि आइस निकलती है, हम लोग बोलते हैं ना आलू में आँख आता है, तो आँख आना मतलब उसमें से क्या निकलता है, बर्ड्स निकलता है, ठीक है, पोटैटो में, जो कि ट्यूबर में प्रेजेंट होता है। ट्यूबर यानी कि उसका स्टेम, ठीक है, याद रहेगा। तो ये कुछ चीजें याद रखने वाली है, इसको आप अच्छी तरीके से बाय हार्ट करके ले लो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है ये, क्या है ये, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ कुछ चीजें याद रखना कि भाई सबसे पहले तो ये हमको बोल रहा है कि भाई ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें बोल रहा है लेबल करने के लिए आएगा, आपको ना कुछ डायग्राम दे दिया रहेगा और आपको लेबल करने बोलेगा। लेबल मतलब इसका नाम बताओ। तो ये जो ओपनिंग होता है फीमेल की, अगर मैं बात करूँ, फीमेल्स वाले को अच्छे से पता है, लेकिन मेल को भी याद रखना है। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है यार, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आगे जाके नीट लेते हो, डॉक्टर बनना है, ये सब करना है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग का जो ओपनिंग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उसको वजाइना कहते हैं, ठीक है। उसकी जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं यूटेरस, ठीक है। इसी के थ्रू स्पर्म जो होता है वो ट्रैवल करके जाता है। फिर ये जो पूरा रास्ता है, एक इधर गया है और एक इधर गया है, इस पूरे पार्ट को, इस रास्ते को ओविडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओविडक्ट। और फिर उसके अंदर क्या होता है, ओवरीज प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे भी ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है। तो ऐसे पूरे के पूरे, मैं सिर्फ ये 2-3 ही हाईलाइट किया है मैंने, लेकिन आप लोग पूरा का पूरा, ये आईएमपी मैंने क्यों बोला है, क्योंकि ये पूरा पार्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप जाओगे ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं आपको लिख के दे देता हूं यार, ठीक है। मेल का वाला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 3 चीज तो आपको इस चैप्टर से डेफिनेटली करनी है। मैं आपको अभी से ही बोल दे रहा हूं, सारी चीजें पढ़ के रख लो। अब क्वेश्चन है कि हमने लेबल कर दिया कि ये जो चीज है यूटेरस है, ये ओवरी है, ये ओविडक्ट है, हमने बता दिया। हमें पूछा है वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अकर, ओवम कहाँ, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो याद रखना कि वो ओविडक्ट में होता है। याद रख लेना, सभी बच्चे लोग याद रख लोगे कि जो ओवम होता है ना उसका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है ओविडक्ट में, याद रख लेना। नेक्स्ट है वेयर डज द एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो
एम्ब्रियो बनता है, यानी एक तरीके से जो बच्चे का सबसे पहला स्टेज होता है आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट के बाद वो एम्ब्रियो बनता है कुछ समय के बाद। तो एम्ब्रियो जो बनता है वो यहाँ से आपका मतलब जाइगोट जो है वो यहाँ पे आके यूटेरस, जो ये हिस्सा दिख रहा है आपको यूटेरस, ये जो हिस्सा है इसको यूटेरस कहा जाता है, यहीं पे आके वो स्टोर हो जाता है और यहीं पे ग्रो होता है, ठीक है, वर्म के अंदर, याद रखना, ठीक है। तो यूटेरस याद रहेगा, इजी है। नेक्स्ट क्या है ये, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, तो आप देखोगे ये क्या है, ये आपका सिस्ट निकल रहा है बाहर, ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल फिजन है, ये पढ़ाया हुआ टॉपिक है मल्टीपल फिजन, ठीक है। अब इसमें बताना है करेक्ट सीक्वेंस में, तो सबसे पहला सीक्वेंस क्या होता है, ये अमीबा है, ये फुल है, उसके बाद सबसे पहला सीक्वेंस ये है, उसके बाद सिस्ट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ब्रेक डाउन होता है, या मतलब बहुत सारे अंदर बन जाते हैं और उसके बाद ये निकल के बाहर निकलता है और ये सब चीज़ आपस में बड़े होकर फिर मल्टीपल फिजन करते हैं। तो डायग्राम्स पहले अलग अलग ऑर्डर में दिए थे, लेकिन सबसे पहला ये आएगा ऑर्डर नंबर 1, उसके बाद दूसरा ये, उसके बाद तीसरा प्रोसेस ये है और चौथा प्रोसेस ये है। तो याद रख लेना, करेक्ट ऑर्डर लिखने के लिए भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, घुमा फिरा की चीज़ें पूछी रहेगी, ऑर्डर चेंज कर दिया जाएगा और आपको बोलेगा सही ऑर्डर इसका बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कंप्लीट द पैराग्राफ, पैराग्राफ कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन आएगा, देखो क्या है, शुरू यहां से हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, देखो क्या बोल रहा है, इसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं जिसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो क्या बोल रहा है कि ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट इन द ओवरी अकर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ एफएसएच, यहां पे आ जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस फॉलिकल सीक्रेट्स एस्ट्रोजन, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस ग्रोस रीजनरेट्स अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, फुल्ली ग्रोन ऑफ फॉलिकल बर्स्ट, ओवल्यूशन अकर्स एंड कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म फ्रॉम द remaining part of the follicle and it secretes progesterone and estrogen hormone. Under the effects of these hormone, glands of endometrium of uterus are activated and it becomes ready for the implantation, which is menstrual cycle. State the names of hormones which controls the menstrual cycle. तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो यहाँ पे पूछी गई है, मतलब आपको menstrual cycle का जो पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, जैसे मैंने ऑलरेडी इसके पहले भी बताया। menstrual cycle, फीमेल का जो menstrual cycle होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से स्टडी करके रख लोगे। समझ में आ रहा है बच्चा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं और भी कुछ क्वेश्चन से ले लेते हैं फटाफट से। देखो कंप्लीट द टेबल, इसमें क्या बोल रहा है, जेंडर दिया हुआ है, फीमेल मेल दिया हुआ है और आपको बोल रहा है इनफर्टिलिटी का रीजन क्या हो सकता है। इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है कि मान लो फीमेल है तो इनफर्टिलिटी का मतलब उस केस में हो जाएगा कि फीमेल कभी मां नहीं बन सकती, ठीक है, इनफर्टाइल है वो। और मेल में अगर इनफर्टिलिटी का मतलब पूछा जाए तो मेल में इनफर्टिलिटी का मतलब है कि वो कभी फादर नहीं बन सकते। तो दिस इज द मेन चीज, लेकिन उसका रीजन क्या हो सकता है। तो फीमेल अगर है तो फीमेल में प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, यानी इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, अगर फीमेल की हम बात करें तो ये दिक्कत आ जाती है कि फीमेल जो होती हैं वो एक तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे थे, कंसीव भी नहीं मतलब फर्टाइल नहीं हो पाती है, ठीक है। बहुत सारी oocytes में प्रोडक्शन, oocyte प्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, उसमें डिफिकल्टीज आ रही है। ओविडक्ट जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया वो जो रास्ता बताया था उसमें ही अगर कुछ डिफिकल्टीज है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से वहां तक ओवम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी आ जाती है, जिसकी वजह से फीमेल जो होती है वो इनफर्टाइल हो सकता है। और वही अगर मेल की बात करें, आदमियों की बात करें, तो अगर स्पर्म की कमी है, पता है ना स्पर्म्स, ठीक है, मेल को पता होगा, तो एब्सेंस ऑफ स्पर्म, स्पर्म्स की कमी है, लो स्पर्म काउंट, यानी स्पर्म है लेकिन उसका जो स्पर्म काउंट होता है, मतलब जितने नंबर ऑफ स्पर्म्स होने चाहिए उस सीमेन के क्वांटिटी के अंदर, उनमें अगर स्पर्म काउंट कम है तो भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म है लेकिन जो एक्टिवली भागते हैं ना, जैसे पता है ना आपको स्पर्म क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म होते हैं, मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं और वो एक के पीछे भागते हैं, ठीक है ना, ओवम के पीछे भागते हैं फीमेल के। तो भाई जो तगड़ा होगा वही जाएगा सबसे पहले, ये पढ़ाया हुआ है हमने इस तरीके से, देखो जाके लेक्चर्स देखो, इसीलिए बोलता हूँ सारे चैप्टर्स हमने पढ़ा रखा है इसी प्रकार, ठीक है। तो जो स्पर्म तगड़ा होगा वही जीतेगा, लेकिन अगर तगड़ा ही नहीं है स्पर्म, ठीक है, दम नहीं है उसके अंदर भाई, तो क्या ही कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा, वो फर्टाइल नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है, और ये चैप्टर भी बहुत ज़रूरी है आगे के फ्यूचर के हिसाब से भी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट आ गया, क्या बोल रहा है, माई रोल इन इन्वायरमेंट, मेरा इन्वायरमेंट में क्या रोल हो सकता है। भाई इन्वायरमेंट में बहुत सारे रोल है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन को रोक सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं इन्वायरमेंट को, हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, कंजर्वेशन। ये पूरा का पूरा पेज नंबर 44 पे आपको चीज़ें दिख जाएगी, अच्छे से इसको स्टडी कर लेना, ठीक है, कर लोगे। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। और क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। इसको देखो, ये क्या है, पानी, पानी बचाने बोल रहा है ना, नल में से पानी गिर रहा है, रोकने बोल रहा है, देखो पानी गिर रहा है बार बार, तो मैं रोकने बोल रहा हूँ, तो सेव वाटर, डू नॉट वेस्ट वाटर, चेक द लीकेज, ये हमको बोला है। ये क्या है, सोलर पैनल दिख रहा है, मतलब रिन्यूएबल सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल सोलर एनर्जी, यूज द सोलर एनर्जी, यूज रिन्यूएबल रिसोर्स, ताकि हम बचा सके। ये सेव वाटर दिख रहा है, पानी को बचाओ, इस प्रकार से चीजें लिखनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते देखने मिल जाते हैं। फिर कंप्लीट द टेबल, क्या बोल रहा है, एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेस ऑफ द कंट्री, जिसमें वेस्टर्न, इसमें थ्रेट एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसमें रीजन पूछा है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न घाट, आपको पता है ना ये पूरा इलाका हमारा वेस्टर्न घाट बोला जाता है, पूरा कहाँ तक है, नीचे साउथ तक फैला हुआ है पूरा, ठीक है।
तो वेस्टर्न घाट में अगर आप देखोगे कौन सा ऐसा जानवर है जो एकदम खत्म होने के कगार पे है, तो एशियाटिक लायन है, वाइल्ड बाइसन है। ये बहुत खतरनाक वाले एनिमल्स है, मतलब जो एकदम डेंजर स्पीसीज में आ चुके हैं, अब कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारी खुदाई चलती है, माइनिंग इंडस्ट्रीज आ गए हैं, नेचुरल गैस खोलिए, कहीं भी खुदाई किए जाते हैं, तो बहुत सारे जानवर जो है वो डर के कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, जिनके हेल्प से वो मतलब एक तरीके से या तो खुद वो शिकार बन जाता है, या तो उनको अपना मनचाहा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी दिक्कत हो जाती है। फिर एक और है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। आसाम का मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें जो खतरे के कगार पे जो जानवर है वो राइनो है। राइनोसोरस पता है ना, एक सिंगा राइनोसोरस, ठीक है। तो राइनोसोरस, और रीज़न ये है कि पानी का अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। फिर सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, सुंदरबन सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें टाइगर जो बहुत थे एक टाइम पे, अब वो बहुत विलुप्त होने के कगार पे, बिकॉज वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डैम बनाए जा रहे हैं, फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन, ये डायग्राम दिया रहेगा और आपको पहचानना है क्या है। ऑब्जर्व द गिवन फिगर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ये है क्या? तो ये देख के पता चल जाएगा कि ये आपका विंड मिल है। लास्ट ईयर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्या है? विंड मिल है। और आपको पूछेगा कि ये क्या है, मतलब विंड मिल है लेकिन ये क्या कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। तो ये पूछा है विच टाइप ऑफ एनर्जी इज जनरेटर, तो इससे कौन सी एनर्जी बन सकती है भाई? विंड मिल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। हमारा मेन उद्देश्य तो वही ना, बिजली पैदा करना। चाहे पानी से पैदा करूँ तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोलूंगा, विंड से पैदा करूंगा तो विंड एनर्जी बोलूंगा, विंड मिल एनर्जी, ठीक है ना। उसके अलावा सोलार एनर्जी है, तो ऐसे कई सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो हमने पढ़े हुए। दिस पावर स्टेशन डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, मतलब ये पावर स्टेशन अगर मुझे बिठाना है, विंड मिल, पवन चक्की जिसको बोलते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? तो विंड वेलोसिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, मतलब हवा वहाँ पे अच्छी खासी चलनी चाहिए स्पीड से, तभी तो घूमेगा ना। लोकेशन भी मैटर करता है, कहीं पे भी लगा दोगे क्या नहीं, जहाँ पे एकदम खुला मैदान है, जहाँ पे हवा अच्छा चलता है। अगर देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ये चैप्टर नंबर 5 से आता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप लोग मुझे फॉलो करते होंगे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर देखो तो मैंने ना फोटोज़ अपलोड किए हैं। तो एक जगह मैं शिरडी गया था, शिरडी के जाते टाइम ना एक जगह था जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, संगमनेर था कि क्या था मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, संगमनेर था शायद। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े विंड मिल मैंने देखे, और वहाँ पे ना मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर फोटो अपलोड किया है, तो जाना वो फोटो देखना, वो कमेंट करना कि हाँ 2025 के बैच से आए हो आप, ठीक है। तो वो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे तो लोकेशन पर मैटर करता है। वो खुला पहाड़ी इलाका, पूरा खुला, वहाँ पे इतने बड़े बड़े विंड मिल, मैं ऐसा देख रहा हूँ विंड मिल को, भाई कितना बड़ा विंड मिल है, इतने बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे ब्लेड्स दिख रहे हैं आपको, इतने छोटे नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं, आपकी 10 माले की बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, उतने उतने ऊंचे होते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये जो है क्या, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो बिल्कुल सही जवाब है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट। क्या बोल रहा है? यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से होते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, याद रखना। लैक्टोबैसिलस जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, स्टेप्टोकोकस याद रख लेना, सैक्रोमाइसिस सिरवेसी, एक्टिनोमाइसिस, स्टेप्टोनोमाइसिस, ये सब चीजें नाम याद रख लेना, ठीक है ना। फिर और भी बहुत सारे एस्परजिलस होता है, और भी बहुत सारी चीजें, मेरे को तो याद भी नहीं आता यार, इतने सारा खुद पढ़ा चुका हूँ, खुद भूल जाता हूँ कभी कभी, लेकिन आप लोग को याद रख लेना है ये सब चीज, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो क्या है ये बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स क्या क्या है? तो सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस में इसका इस्तेमाल होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। फूड के टेक्नोलॉजी में दूध दही ब्रेड ये वाइन वगैरह में बनाने में काम आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए काम आ जाता है। ह्यूमन हेल्थ के लिए वैक्सीन और जीन थेरेपी करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का काम आता है। एनिमल हस्बेंड्री में काम आ जाता है। क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी जिसमें जीएम जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, जिसमें बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल गोल्डन राइस, ये सब चीज़ हमने पढ़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बायोटेक्नोलॉजी का बेनिफिट अगर आपको कोई पूछेगा, डायरेक्टली पूछे या फिर फ्लोचार्ट में पूछे, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? राइट द करेक्ट आंसर इन द सर्कल। ये देखो क्या रहा है, यूजेस ऑफ स्टेम सेल, ये भी पढ़ाया हुआ है मैंने। स्टेम सेल का यूज क्या है? रिप्लेसिंग द डेड सेल, डेड सेल को रिप्लेस करता है, ब्लड सेल को प्रोडक्शन बढ़ाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करता है। ये बहुत जरूरी है। स्टेम सेल का यूजेस क्या क्या याद रख लेना। फिर राइट द प्रैक्टिकल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल यूज बताओ, ठीक है। तो अगर क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है तो इसका यूज है कि एग्रीकल्चर फील्ड में इसका इंप्रूव करने के लिए, वैरायटी और यील्ड ऑफ क्रॉप्स को इंप्रूव करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जीएम क्रॉप का एग्जांपल दिया था मैंने। हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस करना है तो इसका यूज ये है कि ये क्या करता है, जीन्स को रिकम्बाइन करता है अलग अलग क्रॉप्स के, ताकि हाइब्रिड क्रॉप्स को बनाया जा सके। उसके अलावा जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ताकि ऐसा क्रॉप्स को डेवलप किया जा सके डिजायर कैरेक्टर वाला, मतलब जो कैरेक्टर हमें चाहिए वही ला सके, डिसीज से रेजिस्टेंस वाला, लड़ाई करने वाला, और यील्डिंग अच्छा हो, मतलब फटाफट से उग जाए, इसका प्रोडक्शन अच्छा हो। इस प्रकार से इसका बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग सीख पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? कंप्लीट द पैराग्राफ। अगेन पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आया जिसमें यह बोल रहा है, देखो बायोटेक्नोलॉजी वाला चीज दिख रहा है, ठीक है। क्या ये? हाँ,
सेल्स वाला देखो, डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी आर फॉर्म बाय डैश ऑफ स्टेम सेल, तो क्या हो जाएगा डिवीजन ऑफ स्टेम सेल। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो ऑप्शन में क्या है डिवीजन लिखा हुआ है, तो लिख दिया डिवीजन ऑफ स्टेम सेल। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द डैश बाय विच द फीटस इज जॉइंट, तो ये स्टेम सेल्स किस जो प्रेजेंट होते हैं ये किससे कनेक्टेड होते हैं, तो याद रखना अम्बाइलिकल कॉर्ड से। पता है ना, जो बच्चा होता है ना माँ की गर्भ में, वो अम्बाइलिकल कॉर्ड, एक नाल बोलते हैं उसको, वो कनेक्टेड होता है जिससे माँ जो खाती है वो फूड सप्लाई उसको मिलता रहता है, दैट इज द अम्बाइलिकल कॉर्ड, याद रखना। इन विच द फीटस, यानी जो बच्चा होता है इसको फीटस बोलते हैं, जब वो पेट में होता है फीटस बोलते हैं, जॉइंट टू द यूटेरस ऑफ द मदर। स्टेम सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द डैश स्टेज, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, तो ब्लास्टोसिस्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द, कहाँ प्रेजेंट होता है स्टेम सेल्स, रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, साथ ही में एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। और इट हैज बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड द डीजनरेटेड पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन। पता है ना आपको ये चीज, नहीं पता है, कोई भी डीजनरेटेड पार्ट को एक तरीके से क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, तो ये स्टेम सेल्स के हेल्प से किया जा सकता है। ये चीजें आपको याद रखना है, तो ये इसको रीड कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तब तक। नेक्स्ट क्या है, एक और पैराग्राफ देखो दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, क्या बोल रहा है, इट हैज बिकम पॉसिबल टू सॉल्व डैश वेरियस प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, लिख दिया, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डैश आर ऑलरेडी इन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट, तो ऐसा क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, माइक्रोबियल टेक्निक यूज कर सकते हैं, तो लिख दिया। तो देखो सेंस बनना चाहिए बस, क्या आ सकता है इसके जगह पे, तो माइक्रोबियल टेक्निक्स आर ऑलरेडी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड वेस्ट। सीवेज इज रिच इन डैश, सीवेज में क्या होता है, बताओ इसमें से बताओ क्या हो सकता है भाई, ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो लिख दिया ऑर्गेनिक मैटर। इफ सच सीवेज इज रिलीज इन नेचुरल वाटर, बॉडी लाइक रिवर्स द ऑर्गेनिक मैटर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, एंड ड्यू टू दिस द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन एडवर्सली अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ, पानी की लाइफ को, ये जो जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं पानी में रहने वाले, उसकी लाइफ को अफेक्ट करता है। तो ये हमने लिख दिया बस, ब्रैकेट्स में से ढूंढना और लिख दिया, देख के खत्म कहानी, बस उसमें फिट होना चाहिए वो चीज, ठीक है, सेंटेंस बनना चाहिए। ओके, अब कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट आ गया, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, प्लांट्स दिया है टेरिस विटाटा, देखो याद रखना, ये से हम नाम याद रखना है, रट्टा मार लो इसको। प्लांट्स अगर टेरिस विटाटा आया, इसका फंक्शन पूछेगा तो ये क्या करता है, आर्सेनिक सॉइल में जो भी होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। फिर एक प्लांट है सूडोमोनस करके, तो सूडोमोनस क्या करता है, हाइड्रोकार्बन को क्लीन करता है। मान लो कहीं पे ऑयल स्पिल हुआ है, जो हाइड्रोकार्बन से होते हैं ना, जैसे प्रोपेन, इथेन, जो भी हो सकता है हाइड्रोकार्बन, अगर कहीं पे पानी में, सॉइल में हाइड्रोकार्बन फैला हुआ है, ऑयल पॉल्यूटेंट्स फैले हुए हैं, तो उसको निकालने का काम कौन करता है, ये वाला प्लांट जिसका नाम है सूडोमोनस, ठीक है, याद रख लेना। फिर एक सनफ्लावर है, सनफ्लावर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है यूरेनियम और आर्सेनिक को, याद रख लेना। फिर ये है डियोनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, ठीक है, डियोनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, ये एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन, रेडियो एक्टिव, जो भी गंदगी रेडियो एक्टिव वाली होती है उससे वो एब्जॉर्ब करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रख लेना। नेक्स्ट है इंडियन मस्टर्ड, इंडियन राई जो होता है ना, ये एब्जॉर्ब करता है सेलेनियम, सॉइल के अंदर से सेलेनियम को एब्जॉर्ब करता है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको भी आप रट्टा मार लो, बाय हार्ट कर लो, कब कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे बोल नहीं सकते, ठीक है, याद हो जाएगा, है कि नहीं बच्चा। चलो आगे बढ़े, फास्ट जा रहा हो कि नहीं। अब देखो ये क्या है, एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो निकाल रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे, मोबाइल है इनके पास, ये वीडियो निकाल रहे हैं, इसको खून निकल रहा है, लेकिन भाई इसको चोट लगा, यहाँ पे घुटना छिल गया, देखो पैंट फट गया पूरा, दिख रहा है कि नहीं, क्या कर रहे हैं, वीडियो निकाल रहे हैं। आज का जमाना ऐसा ही है, लोग दूसरे की तकलीफ में, दूसरे को गिरते हुए, दूसरे का डाउनफॉल होते हुए, मैंने देखा अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी ना सोशल मीडिया पे, तो ऐसा मैंने देखा कि यार लोग को ना मजा आ रहा है सब चीज़ में, कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, जाओ उठाओ उसको, मदद करो, नहीं भाई पहले मैं वीडियो बना के डालूंगा, पता चला लाइक्स आएंगे मेरे को, ऐसा हो गया जमाना, देखो कितना खराब जमाना हो गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें याद रखो, व्हाट मेंटल डिसऑर्डर इज शोन इन द फिगर, ये मेंटल डिसऑर्डर है भाई, क्या ये मेंटल डिसऑर्डर को हम लोग बोलते हैं मेकिंग वीडियो ऑफ एक्सीडेंट इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग, पेज नंबर 105 पे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेना। लेकिन ये हमें क्या बोल रहा है कि भाई कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है, भाई ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें आप लोगों की मदद करने की बजाय आप उनका वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो जस्ट फॉर सम लाइक्स एंड व्यूज। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट सोशल मैसेज वुड यू गिव फ्रॉम दिस, इसको देख के क्या सोशल मैसेज देना चाहते हो, तो आप लिखो यहाँ पे कि रादर देन मेकिंग द वीडियोस एंड पोस्टिंग देम ऑन सोशल मीडिया प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्प। मुझे मेरा याद आता है, एक बंदा मेरे सामने ही, मैंने स्टोरी सुनाई हुई है चैप्टर का, जब मैंने उड़ान बैच पढ़ा रहा था, रिवाइज करा रहा था इस पूरे चैप्टर को, मैंने उसमें भी बताया था कि यार हमारा एक इंसिडेंट था, 12वीं में हम थे, बंदे हमारे सामने साइकिल से जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी ठोक के चले गए, हमने उसको उठाया, हम स्कूल नहीं गए, हम कॉलेज नहीं गए उस टाइम पे, हम उठाए उसको हॉस्पिटल पहुंचाए। तो यार ये होती है इंसानियत, करो यार आप लोग, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हेल्प करो, लोगों की हेल्प करो, सबसे ज़्यादा खुशी उसी में, करके देखना मजा आता है। ये देखो एक और कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट आ गया, चिल्ड्रन इन द अर्ली एज ट्राई अपॉन टबैको, सिगरेट, गुटखा। आज के डेट में तो यही हो गया, देखा देखी, भाई वो कर रहा है, अरे वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, अरे वो तो कूल लगता है सिगरेट पीते हुए, चल हम भी ट्राई करते हैं ठीक है ना, ये चीज़ चल रही है।
तो आज के टाइम में चिल्ड्रन जो होते हैं कम एज में टबैको, सिगरेट, गुटखा, एल्कोहलिक ड्रिंक, ड्रग्स जो है वो सब ट्राई करते हैं एंड ये पीयर प्रेशर से हो जाता है, सिंबल ऑफ हाई स्टैंडर्ड लिविंग हो जाता है, ठीक है। हाउ एवर इट में लीड टू डैश, क्या हो जाता है उसके वजह से एडिक्शन हो जाता है टू सच डेडली सब्सटेंस टेम्पररी इंटॉक्सिकेटिंग इन ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, ठीक है। परमानेंट डैमेज द ह्यूमन का क्या खराब करता है वो, नर्वस सिस्टम खराब करता है, मसल सिस्टम, हार्ट हो गया। अर्लियर वी हैव स्टडी द डैश ऑफ ए कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ऑफ टोबैको कंटेनिंग द सब्सटेंस ऑफ ऑन माउथ एंड लंग्स। आपने देखा ना प्रचार, वो मुकेश नाम रहता है उसका कि क्या तो नाम रहता है, वो प्रचार पे देखो उसका पूरा बोलते हैं ना, इसका तो चूड़ी बेचना पड़ गया, उसका जबड़ा निकालना पड़ गया। टीवी में आता है, पिक्चर चालू होने के पहले भी ऐड आता है, देखो कितना बुरा लगता है देख के। तो करना चाहिए क्या ये सब चीज़, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप समझदार हो तो आप लोग बिल्कुल मत करना, आप लोग का एज अभी बहुत टेंडर एज है, तो आपको इसके लिए मैं गाइड कर रहा हूँ बच्चा, सिर्फ पढ़ाई नहीं बताऊंगा, दुनियादारी भी बताऊंगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, राइट द आंसर टू द क्वेश्चन बाय ऑब्जर्विंग द फिगर। ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको डक बिल्ड प्लेटिपस, ये आपको लंग फिश दिख रही है, ये आपका क्या दिख रहा है, पेरिपेटस दिख रहा है, ठीक है। तो चलो अब ये देखो, राइट द नेम ऑफ एनिमल ए। एनिमल ए क्या है, जैसे मैंने बोला डक बिल्ड प्लेटिपस नाम है इसका, जो कि एक रेप्टाइल है और मैमल का लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है, रेप्टाइल और मैमल का एक कनेक्टिंग लिंक है, याद रखना, डक बिल्ड प्लेटिपस। दूसरा, राइट द नेम ऑफ एनिमल बी। एनिमल बी क्या है, लंग फिश, तो ये जो लंग फिश है ये आपको ध्यान में रखना है, पाइसेस और इसका कनेक्टिंग लिंक है। फिर राइट द नेम ऑफ द एनिमल सी, ये क्या है, पेरिपेटस है, बहुत सारे पैर दिख रहे हैं, आर्थ्रोपोडा से भी बिलोंग करता है, लेकिन ये एक सेगमेंटेड बॉडी भी कैरी करता है, तो एनालिडा प्लस आर्थ्रोपोडा का एक कनेक्टिंग लिंक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, विच इवोल्यूशनरी एविडेंस इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस फिगर। इस फिगर को देख के कौन सा एविडेंस याद आता है, कनेक्टिंग लिंक याद आता है, कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन का डेफिनेशन लिखना है कि सम प्लांट्स और एनिमल शोज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। पेज नंबर 7 पे जाके अच्छे से देख लेना, ये एग्जाम में मत लिख के आना, आज राहुल सर ने बोला था पेज नंबर 7, उधर मत लिखना, मार खाओगे नहीं तो, ठीक है। पढ़ लो, पेज नंबर लिख के रखा है आपको, पढ़ने में मतलब सब कुछ नहीं बता सकता ना, तो आप टेक्स्ट बुक में जाके भी पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, है कि नहीं बच्चा। चले जाना, देख लेना अच्छे तरीके से, हो जाएगा। आगे बढ़े, लास्ट के कुछ 3-4 एग्जाम्पल है, फटाफट देख लेते हैं। चलो क्या बोल रहा है, ये देखो, ये चीज क्या बोलते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का, पढ़ लेना जैसे मैंने बोला, टेक्स्ट बुक में जाके देख लेना। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, व्हाट डज द फिगर शो, ये क्या बताता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बताता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। पेज नंबर 31 पे है, जाके अच्छे से देख लेना। और क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कौन से ऑर्गन्स होते हैं, यूटेरस और ओवरीज रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच बोलते हैं, एलएच यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन, याद रखना। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी डेज डू द चेंजेस हैपन अगेन, ठीक है, आफ्टर द इंटरवल ऑफ 28 to 30 जो फीमेल होंगी, जो मुझे देख रही होंगी, उनको सबको पता होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, लेकिन मेल को पता नहीं होता जनरल तौर पे, बड़े भी हो जाते हैं तो भी पता नहीं होता, लेकिन ये जानना जरूरी है यार, फीमेल का दर्द समझो, ठीक है। तो आफ्टर इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 डेज चेंजेस हैपन अगेन, हर 28 से 30 दिन के बाद ये चेंजेस आता रहता है, ठीक है। तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, पूरा डिटेल में समझ लेना कि कैसे होता है, क्यों होता है, पढ़ा रखा है पूरा, सब कुछ समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चंस बनेंगे इनके ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे दिख रहा है, राइट द आंसर टू द क्वेश्चन बाय ऑब्जर्विंग द फिगर। ये फिगर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, मेल होगा समझ जाएगा, फीमेल वैसे समझ जाएंगे, लेकिन मेल है समझ जाएगा। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोल रहा है, व्हाट डज द अबव फिगर शो, ये बताता है ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर राइट द नेम ऑफ पार्ट ABCD, ए किधर है, ये वाला पार्ट, याद रखना, ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाले पार्ट को बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। उसके बाद बी वाला पार्ट किधर दिख रहा है, ये बी है, ये बी वाला पार्ट, ये क्या है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद सी वाला पार्ट किधर है, ये वाला, ये पाइप जैसा दिख रहा है, ये आपका एक पाइप है जिसके थ्रू यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर निकलता है, सीमेन बाहर निकलता है, जिसको हम लोग यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि व्हाई द पेनिस is called as the urinogenital duct और why the this thing is called urinogenital duct, because उसमें से स्पर्म भी बाहर आता है, यानी सीमेन भी बाहर आता है, और भाई यूरिन भी उसी रास्ते से बाहर आता है, इसके लिए यूरिनोजेनाइटल बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर ये आपका, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, टेस्टिस, जिसमें स्पर्म्स जो है स्टोर होता है, ठीक है, याद रखना। हो गया। तीसरा, राइट द फंक्शन ऑफ पार्ट डी। पार्ट डी का फंक्शन क्या है, टेस्टिस का फंक्शन बताओ, जैसे मैं बताया, पार्ट डी का टेस्टिस का फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस द स्पर्म, स्पर्म को प्रोड्यूस करके वो उसमें स्टोर करता है, ठीक है। हाउ इज द सीमेन फॉर्म, चौथा क्वेश्चन, सीमेन कैसे बनता है, फॉर्म बाय ऑफ स्पर्म्स एंड सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड भी होता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस इज द कॉपर ग्लैंड, याद रखना, ठीक है, दिख रहा है कॉपर ग्लैंड। तो ये सब अच्छे से पढ़ लेना, हर एक का फंक्शन थोड़ा थोड़ा याद होगा तो आप आराम से लिख पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये है मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट, इसको बोलते हैं, इस फिगर को पहचानो, मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट, मतलब इसमें जो भी क्या बोलते हैं इसको, वेस्टेज होता है ना, उसको जमीन के अंदर दफन करते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, लैंड फिलिंग साइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट,
नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज फॉर, क्या होता है, डिस्पोजल ऑफ डिजनरेबल वेस्ट इन सिटीज, सिटीज में कचरा फेंकने का जगह नहीं होता है, तो ऐसे ही लैंडफिल्स को ओपन करके लैंडफिल साइट्स को इसमें कचरा डाला जाता है और उससे हेल्प से बहुत सारी चीजें बनती है, मीथेन गैस बनता है, बहुत सारी चीज बनाई जा सकती है। पेज नंबर 83 पे दिया हुआ है, जाके अच्छे से डिटेल पढ़ लेना। हाउ इज दिस गैस फॉर्म, गैस कैसे बनता है, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है, इसमें सड़ता है, माइक्रोब्स की हेल्प से एनारोबिक बैक्टीरिया काम करता है, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे मीथेन गैस बनता है। नेक्स्ट है व्हाट इज डन विद सीवेज, सीवेज का क्या होता है, ये सब चीजें जो है वो आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, इस टॉपिक का पेज नंबर 83 पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग फास्ट। अगला क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है ये आपको दिख रहा है एक बायोफ्यूल, ठीक है, कहीं ना कहीं, तो विच टाइप ऑफ फ्यूल प्रोडक्शन प्रोसेस इन दिस फिगर, तो ये क्या बना रहा है, बायोफ्यूल बना रहा है, ठीक है, पेज नंबर 82 पे आपको ये पूरा कंटेंट देखने मिल जाएगा, पढ़ लेना। राइट टू एग्जांपल्स, बताओ, ठीक है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, बताओ। सो सॉलिड का जो डंग होता है ना, गोबर, डंग हो गया, क्रॉप का छिलका हो गया, रेसिड्यू हो गया, लिक्विड का अल्कोहल, वेजिटेबल ऑयल हो गया, और गैस का गोबर गैस, गोल गैस, ये सब उसके एग्जांपल है। और ये बोल रहा है हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले रोल, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, तो भाई ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है, पेज नंबर 82 को अच्छे से रेफर कर लो, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये फिगर देख के पहचानो, क्या दिख रहा है, आदमी लोग हैं हा 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 कर रहे, क्या होता है, क्या होता है भाई, लाफ्टर थेरेपी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाफ्टर थेरेपी। तो इस क्लब को बोला जाता है लाफ्टर क्लब, लाफ्टर क्लब बोलते हैं, पेज 106 पे मिल जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या है, इससे मेंटल स्ट्रेस दूर होता है, खासकर जो एजेड पब्लिक होती है वो ऐसे पार्क में जाते हैं, मैंने देखा यार, इसको लाइव करते हुए देखा, मैं दिल्ली में गया था, मेरी बहन वहाँ रहती है, बड़ी बहन, तो मैं ऐसे ही जाता हूँ दिल्ली में सुबह सुबह पार्क कभी कभी टहलने के लिए, मस्त जॉगिंग वॉगिंग करने के लिए, देखता हूँ कितने सारे अंकल आए होते हैं और मस्त एकदम ठाके लगा के हंसते रहते हैं, बिना किसी जोक के हंसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हंसने से अच्छा हार्मोन रिलीज होता है, माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है, ठीक है, सोशल हेल्थ अच्छा हो जाता है, लोगों से जुड़ना आपको हेल्प हो जाता है। एंड व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील स्ट्रेस, आप जब स्ट्रेस होते हो, आप जब परेशान होते हो, स्ट्रेस होते हो, तो आप क्या करते हो, तो आप अपनी हॉबीज लिख सकते हो, क्या कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, गेम्स खेलता हूँ, रीड करता हूँ, डांस करता हूँ, सिंग करता हूँ, इससे आपका हेल्थ अच्छा हो जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख सकते हो। एक और क्वेश्चन आया था यूज ऑफ स्टेम सेल, ये भी बता चुका हूँ ऑलरेडी, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो स्टेम सेल का यूजेस, ब्लड सेल को प्रोडक्शन करता है, ऑर्गन को ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करता है, और डेड सेल्स को रिप्लेस करता है स्टेम सेल्स, बस इतना याद रख लो, हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था मेरे हिसाब से, कुछ 51 52 मैंने लेकर आए थे स्लाइड्स, कितने सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिया आज 1 घंटे के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, समझ में आ गया। तो दैट्स इट, इसी के साथ ये आज का वीडियो जो है होता है एंड, क्योंकि जबरदस्त तरीके से हमने आपको ये पूरा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी एक्टिविटी के क्वेश्चन बन सकते थे, उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर हमने करा दिया है, और उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ ये वीडियो देख के मजा आया होगा, है कि नहीं, मजा आया होगा कि नहीं। बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स को शेयर करना, और खुद मुझे बता दो कमेंट करके कि कितना जरूरी था ये, कितना हेल्प हुआ होगा आपको, कितने सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, कितने सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से गए होंगे इस 1 घंटे के अंदर। तो सोचो, जिनको भी आप शेयर करोगे उतना कितना भला हो सकता है उनका, तो आप प्लीज़ शेयर करते रहना। बस आज के लिए इतना, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ दिल से इस वीडियो को लाइक करना, जैसे मैंने बोला ओनली 3000 लाइक का टारगेट है, तो लाइक जरूर से करना, और जरूर से शेयर करना, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना, और पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।